सोचो कि तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ है और तुम्हें भी मैजिक बहुत पसंद है और तुम्हारा विश है कि तुम्हें इस दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिक कास्टर बनना है जिसे कहते हैं विजर्ड किंग। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर मैजिक बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम अब मैजिक कास्टर कैसे बनोगे? वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर आस्था की। तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि हमारे सारे के सारे हीरोज जो कि होते हैं रॉयल नाइट्स, ये लोग जाते हैं लड़ने के लिए द आई ऑफ द मिडनाइट सन से, और ये लोग पहुंच गए होते हैं उनके बेस में और इन लोगों ने वहां पे डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया होता है। और हमारी बड़ी बहन गोलन और तो और फ्लेयोगेन ने, जो कि होता है हमारा लायन बॉय, इन लोगों ने मिलके पोलियो वाले लायन बॉय और तो और इस दूसरे बंदे को हरा दिया होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी सबकी फेवरेट नोवेल लड़ रही होती है फाना से, और अब हमें दिखाएंगे कि इनके फाइट में क्या होता है। तो नोवेल अपने वाटर आर्मर में होती है वैल्करी वाले फॉर्म में, और वो लड़ रही होती है फाना से, जो कि अपने विंग्स को यूज करके उड़ती रहती है और नोवेल के ऊपर फायर मैजिक करती है। नोवेल उन सबको ब्लॉक करती है अपने वाटर मैजिक से, लेकिन फिर भी नोवेल कुछ नहीं कर पाती है। उसके बाद नोवेल अपने स्पीड में निकल के फाना के ऊपर अटैक करती है और फाना उसे ढूंढ ही नहीं पाती है। नोवेल फाना के ऊपर मल्टीपल अटैक करती है और फाना उसके अटैक्स खाती रहती है। फिर उसके बाद नोवेल देखती है कि फाना इसके हर अटैक को हील कर ले रही है, तो नोवेल सोचती है कि उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो अपने सी ड्रैगन वाले अटैक को यूज करती है और एक बड़े से ड्रैगन को छोड़ती है फाना के ऊपर, और ये वाला अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो फाना की ऊपर की बॉडी को उड़ा देता है। तो नोवेल ये देख के डर जाती है, उसे लगता है कि उसने फाना को खत्म कर दिया, लेकिन फाना यहाँ पे वापस से रिजनरेट करती है और वो वापस से पैदा हो जाती है। तो ये देख के नोवेल बोलती है कि मैं इसे हरा ही नहीं सकती हूँ ऐसे। तो फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारे ब्लैक बुल्स के लोग होते हैं, जो लोग ये शैडो पैलेस के बाहर खड़े होकर इसको गार्ड कर रहे होते हैं, वो लोग यहाँ पे लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एंट्री होती है यूनो की। वो लाया होता है उसके साथ बहुत सारे मैजिक नाइट्स को, उसने हर एरिया के मैजिक नाइट को गैदर कर लिया होता है और उनको यहाँ पे लेके आया होता है। तो यूनो की एंट्री बहुत ही इफेक्टिव थी। मैं क्योंकि अब तक सोच रहा था कि यूनो कहाँ पे है, यहाँ पे इतनी बड़ी फाइट चल रही है, हर एक चीज हो रहा है और यूनो भाई आया ही नहीं यहाँ पे, ऐसा कैसे हो सकता है। यूनो को यहाँ पे देख के हमारी चामी उसके प्यार में पागल हो जाती है, तो वो यूनो को देती है उसका बनाया हुआ खाना और बोलती है ये लो तुम खा लो। तो यूनो मजे से को खाना खाता है और उसके साथ ही साथ बाकी सारे के सारे मैजिकल नाइट्स भी खाना खाते हैं। तो ये खाना खाने के बाद यूनो बोलता है कि वाओ, ये खाना तो बहुत अच्छा है, इससे मेरा मैजिकल पावर मेरे अंदर वापस आ रहा है। तो चामी खुशी से पागल हो जाती है। फिर उसके बाद यूनो चामी से पूछता है कि चामी मुझे ये बताओ कि आस्था कहाँ पे है। तो चामी यूनो को बताती है कि आस्था असल में शैडो पैलेस के अंदर है और उसका एंट्रेंस अभी बंद हो चुका है। तो यूनो अपने पास से एक लाइट का रे निकालता है, ये पता नहीं कैसे आया उसके पास, और उसको यूज करके वो पैलेस के अंदर घुसने लगता है। तो चामी भी उसको पकड़ लेती है और चामी भी उसके साथ पैलेस में घुस जाती है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद चामी यूनो से सेपरेट हो जाती है और वो गिर जाती है उस जगह पे जहाँ पे आस्था होता है। यहाँ पे ये देखती है कि यहाँ पे हर टाइप का मॉन्स्टर होता है जो कि हमला कर रहा होता है उसके ऊपर, और ये देख के वो डर जाती है एकदम से। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि चामी इन सब मॉन्स्टर से बच के भाग रही होती है, तो वो आस्था और मिमोसा से मिलती है। वहाँ पे उनसे मिलने के बाद वो बोलते हैं कि यूनो भी मेरे साथ यहाँ पे एंट्री लिया है, तो तुम देख लो आस्था। उसके बाद वो देखते ही हमारा जो व्हाइट लक होता है वो एकदम टेंशन में होता है ड्राइंग बनाते हुए। तो चामी खुशी खुशी जाती है और व्हाइट लक को थोड़ा खाना देती है, क्योंकि उसके दिमाग में ये होता है कि व्हाइट लक अच्छा ही है। लेकिन ये खाना देख के व्हाइट लक बोलता है कि ओए छोटी बच्ची, तू मेरे को ये खाना क्यों दे रही है, ऐसा बोल के वो चामी का खाना गिरा देता है। और ये व्हाइट लक की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप सबको पता है कि चामी के लिए खाना कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम चामी के सामने उसके खाने की बेइज्जती करो या उसे गिरा दो तो तुम समझ जाओ भाई कि आज तुम्हारा गुड नाइट होने वाला है। तो गुस्से में चामी समन करती है उसके बड़े वाले शीप को, और वो शीप अटैक करने वाला होता है व्हाइट लक के ऊपर, कि व्हाइट लक वहां पे एक और गोलम को ड्रॉ कर देता है और ये गोलम हमारे शीप को और चामी को मार के गिरा देता है। उसके बाद आस्था भागता है चामी को बचाने के लिए, लेकिन इतने में जो होता है उसने मेरा पूरा मूड चेंज कर दिया। यहाँ पे अचानक से सब लोग को एक खतरनाक मैजिकल ऑरा फील होता है, और ये किसी और से नहीं आ रहा होता है, ये आ रहा होता है चामी के अंदर से। चामी का ग्रिम रोर अपने आप को चेंज कर लेता है और उसका जो शीप होता है वो फट के एक वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और इतना ही नहीं, चामी खुद अपने छोटे फॉर्म से अपने बड़े वाले फॉर्म में आती है और उसके बाद अपने अडल्ट फॉर्म में आती है। ये एक नया फॉर्म होता है और इस फॉर्म में चामी एकदम बैडएस दिखती है उसके वुल्फ के साथ। और ये देख के तो हमारा व्हाइट लक भी बोलता है कि ये जो मैजिकल ऑरा आ रहा है ये न किसी एल्फ का है न कि किसी इंसान का है, ये मैजिकल ऑरा तो एक ड्वार्फ का है। और तब वो बोलता है कि अच्छा लड़की, तो तुम एक ड्वार्फ और ह्यूमन की हाइब्रिड हो। उसके बाद हमें मिमोसा एक्सप्लेन करती है कि ड्वार्फ क्या होते हैं। वो बोलती है कि ड्वार्फ एक और रेस था जो कि एल्फ के जैसा ही स्ट्रॉन्ग था, और ये रेस बहुत टाइम पहले ही खत्म हो चुका था। लेकिन तब हमें मालूम पड़ता है कि ये रेस में से एक जो बच चुकी थी वो थी हमारी चामी। और फिर चामी बोलती है कि मेरा शीप एक वुल्फ कैसे बन गया, और ये वुल्फ बोलने लगता है, बोलता है कि ये सब चीज को छोड़ो, अभी हमें बदला लेना है इससे। ऐसा बोल के हमारा वुल्फ व्हाइट लक का सारा ड्राइंग खाने लगता है। और हमारी चामी भी बोलती है कि उसने यूज किया है फूड मैजिक ग्लटन्स बैंक्वेट। तो यहाँ पे चामी का कॉटन क्रिएशन मैजिक अभी चेंज होकर फूड मैजिक में आ गया है। इसका ये मतलब है कि चामी के अंदर दो मैजिकल पावर्स है, क्योंकि चामी हाफ ह्यूमन है और हाफ ड्वार्फ है। और चामी के आसपास एकदम सुपर सेन ऑरेंज वाला ऑरा होता है, उसकी पावर और ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो चामी खुद को और पावर अप करती है। तो हमारा व्हाइट लक हर एक पेंटिंग करता रहता है, लेकिन चामी गुस्से में रहती है, बोलती है कि तूने मेरा खाना वेस्ट किया और अब मैं तुझे रिग्रेट कराऊंगी। ऐसा बोल के वो जाती है व्हाइट लक के ऊपर अटैक करने के लिए और धड़ाधड़ मारती है उसको, बोलती है ये मेरे प्रोटीन के लिए, ये मेरे फैट्स के लिए, ये मेरे कार्ब्स के लिए, ये मेरे फाइबर्स के लिए, तूने इन सबको कैसे वेस्ट कर दिया। और हमारा
व्हाइट लक कुछ नहीं कर पाता है यहाँ पे, वो मार खाता रहता है चामी से, और पीछे चामी का वुल्फ भी फटाफट खाना खाता रहता है। फिर चामी बोलती है कि आस्था तुम आगे निकलो, मैं इस बंदे को सबक सिखा के आती हूँ। तो आस्था मिमोसा को पकड़ता है और वहां से निकल लेता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारी नोवेल लड़ रही होती है फाना से, और वो बोलती है कि प्लीज आस्था यहाँ पे आ जाओ मेरी मदद करने के लिए। उतने में उसके पीछे से एक स्लैश आता है, तो उसको लगता है कि आस्था यहाँ पे आ गया। वो खुश हो जाती है, लेकिन वो देखते है कि उसके पीछे होता है कोई और नहीं, जैक द रीपर। और वो बोलता है कि ओए लड़की, मैं तो काट दूंगा, चल जा शाड़ी मत बन। फिर इसके ठीक बाद आस्था थोड़ा ऊपर पहुंचता है, तो वो देखता है कि यहाँ पे वो डाइस वाला बॉय होता है। आस्था उसके ऊपर से उसका ये एल्फ का मैजिक निकाल देता है, क्योंकि डाइस वाला बॉय ऑलमोस्ट बेहोश होता है। तभी ही मिमोसा नोटिस करते कि उसको एक और अजीब सा मैजिकल ऑरा फील हो रहा है, जो कि न किसी ह्यूमन को बिलोंग करता है, न किसी एल्फ को बिलोंग करता है, और ना ही किसी ड्वार्फ को बिलोंग करता है। ये ऑरा किसका है? उतने में हमें दिखाते हैं कि यूनो पहुंच चुका होता है हमारी सिया के पास, और तो और पॉट्टी के पास, और उसके साथ यहाँ पे एक और ये बड़े बाल वाला बंदा होता है जिसकी आंखें कवर्ड रहती है। यूनो को देखने के बाद ये लोग यूनो के ऊपर अटैक करते हैं लाइट मैजिक से, और तो और कॉपी लाइट मैजिक से। यूनो इन सबको आराम से उसके स्पिरिट फॉर्म में डॉज करके निकलता रहता है। तो ये देख के पॉट्टी एकदम कंफ्यूज होता है, बोलता है कि तूने इसको डॉज कैसे किया? फिर यूनो यूज करता है उसका माना जोन और वो अटैक करता है इन लोग के ऊपर। लेकिन तभी ही यहाँ पे आ जाता है ये बंदा जिसका आंखें कवर्ड रहती है। यहाँ पे आके यूनो के गले से उसका मैजिकल स्टोन चोरी करने की कोशिश करता है, बोलता है कि यही मैजिकल स्टोन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनो बोलता है कि मैंने इसके प्रेजेंस को नोटिस भी नहीं किया, ये बंदा यहाँ पे कैसे आ गया? उसके ठीक बाद ये बंदा वापस से यूनो के पीछे टेलीपोर्ट होता है और उसके गले से उसका मैजिकल स्टोन गायब कर लेता है। और फिर तभी ही सिया वहां पे आता है और बोलता है, ओए रॉनी तूने बहुत अच्छा काम किया, चल वो मैजिकल स्टोन मुझे दे दे। तो ये बंदा बोलता है कि हाँ, अब ये मैजिकल स्टोन तुम्हें देने के बाद हम सब लोग खुश हो जाएंगे। तो तभी ही सिया बोलता है कि तू झूठ क्यों बोल रहा है? और इतने में जो होता है उसने पूरे स्टोरी का प्लॉट ट्विस्ट कर दिया होता है। ये बंदा स्माइल करता है और वो एक ब्लैक मैजिक मारता है सिया के ऊपर। तो क्या एल्फ्स एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? वेल नहीं, क्योंकि ये जो बंदा होता है ये कोई और ही होता है। बाय द वे, अगर ये वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो कर दो ना सब्सक्राइब। फिर जैसे ही हमारे फेक सिया के ऊपर ये अटैक होता है तो वो खत्म होकर गिरने लगता है। लेकिन तभी उसको फ्लैशबैक आता है। वो बोलता है कि मेरे पास ये एबिलिटी थी कि मैं हमेशा पहचान पाता हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। वो बंदे ने जो मेरे दोस्त लिफ्ट के साथ मिला था उसने कभी झूठ नहीं बोला था। तो तभी मुझे पता चल गया था कि ह्यूमंस ने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया था। लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता था कि हम एल्फ्स के अंदर ह्यूमंस के लिए हेट्रेट रहे, ताकि हम लोग हमारे मिशन को कंप्लीट कर पाए। और शायद मेरे इसी गलती की वजह से आज हम लोग हार सकते हैं, क्योंकि मेरा दोस्त रॉनी ऐसा अजीब सा एक्टिंग क्यों कर रहा है और उसने मेरे ऊपर हमला क्यों किया। और इसके अगले सीन में हमें मालूम पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये बंदा बोलता है कि जो 3 लीफ होते हैं क्लोवर के, वो बताते हैं फेथ, होप और प्यार। चौथा लीफ बोलता है गुड लक, और 5वां लीफ बताता है कि यहाँ पे एक डीमन आ चुका है। ऐसा बोल के ये हंसता है और हंसते हुए उड़ के जाता है और वो ब्लू वाले मैजिकल स्टोन को बीच में लगा देता है। और उसके बाद ये पूरी एरिया में डार्क मैजिक आने लगता है, और इसके बाद ये बंदा ट्रांसफॉर्म होता है और इसमें से निकलता है इसकी असली बॉडी और ग्रिमरोर। और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये बंदा कौन है। ये असल में एक डीमन होता है, एक एक्चुअल डीमन जो कि ब्लैक कलर के मैजिक से बाहर आता है। ये डीमन इस दुनिया का नहीं है। और इस डीमन को देख के तो भाई मुझे गूज बम्स आ गए थे, क्योंकि अब एनिमे में बहुत मजा आने वाला है। ये बोलता है कि थैंक यू सो मच पॉटी, मेरे प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए। आज तुम्हारे वजह से इतने सालों बाद मैं फाइनली मेरे बॉडी में आ सका हूँ। तुम्हें मैंने डिस्पेयर दिखाया, तुम्हें मैंने दर्द दिखाया तुम्हारा, और तुम्हें बहुत इजीली मैनिपुलेट कर लिया। तुमसे ज्यादा मुश्किल तो इंसानों को मैनिपुलेट करना था, जितना आसानी से मैंने तुम्हें मैनिपुलेट कर लिया। आज तुम्हारे वजह से मैं वापस से इस दुनिया में आ चुका हूँ, तो थैंक यू सो मच पॉटी। ऐसा बोल के ये हंसता है। वो बोलता है कि मैं ही था जिसने उन इंसानों को मैनिपुलेट करके तुम सब एल्फ्स को मरने के लिए करवाया था, और उसके बाद तुम्हारे अंदर मैंने ये डिस्पेयर भरा ताकि तुम इंसानों के ऊपर हमला करो, ताकि मुझे इनफ लाइफ और सोर्सेस मिल जाए अपने आप को रेजोरेक्ट करने के लिए। वेल, तुम्हें पता है वो जो रेजोरेक्शन स्पेल था वो तुम्हारे लीडर लिफ्ट ने नहीं मारा था, वो मैंने ही लगाया था। मैं ही हूँ जिसने तुम्हें रेजोरेक्ट किया था ताकि तुम लोग मेरे प्लान्स को एक्सिक्यूट कर सको। तो ये सब सुन के पॉट्टी का दिमाग फिरता है और वो लाइट मैजिक यूज करता है हमारे ये डीमन के ऊपर। लेकिन डीमन वहां पे शान से खड़ा रहता है और बोलता है वापस चले जा। ये बस इतना ही बोलता है और वो सारे के सारे लाइट मैजिक वापस से पॉट्टी के पास उड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे इसने इसका ग्रिमरोर कुछ भी यूज नहीं किया होता है, तो ये सब कैसे कर रहा है। लेकिन तभी वहां पे यूनो आता है और वो बचा लेता है पॉट्टी को। बोलता है कि ओए पॉट्टी, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तू जिस बॉडी के अंदर है वो मेरे कैप्टन की बॉडी है, तुम्हें मेरे कैप्टन की बॉडी को ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। उसके बाद यूनो अपना माना जोन यूज करके ये डीमन के पीछे से हमला
हमला करता है, लेकिन डीमन बोलता है वैक्यूम वॉल, ऐसा वो बोलता है और उसके पीछे एक वैक्यूम की दीवार बन जाती है जो कि यूनो के मैजिक को खत्म कर देती है। तो इससे मुझे ये समझ रहा है कि ये जो डीमन है इसके पास ये एबिलिटी की जो भी बोलेगा वो सब चीजें होने लगती है। तो अब तो भाई इसको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और तभी वो बोलता है कि हर एक चीज यूजलेस है मेरे वर्ड सोल मैजिक के सामने, मैं जो भी बोलता हूँ वो सब होता है, ये है मेरा दूसरे दुनिया का मैजिक। और उतने में ही यहाँ पे आस्था और मिमोसा भी एंट्री ले लेते हैं। तो उनको देखने बाद ये बोलता है अच्छा तो कुछ और लोग यहाँ पे आए हैं, बाय द वे तू यहाँ पे आ, ऐसा बोलता है और इसके पास में पॉट्टी खिंच के आ जाता है। उसके बाद ये पॉट्टी के ऊपर एक अटैक करता है जिससे जमीन के अंदर से ब्लैक स्पाइक्स निकलते हैं और वो पॉट्टी के अंदर धंस जाते हैं और पॉट्टी ऑलमोस्ट खत्म होने लगता है। तो आस्था भागता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए डीमन पे, लेकिन डीमन बोलता है स्टॉर्म ऑफ ब्लेड्स। तो आसमान से बहुत सारे तलवार नीचे गिरने लगते हैं और इसके अंदर सिर्फ मैजिकल तलवार ही नहीं होते हैं, इसके अंदर रियल तलवार भी होता है जिसके सामने आस्था का मैजिक ऑलमोस्ट यूजलेस है, आई मीन एंटी मैजिक ऑलमोस्ट यूजलेस है। तो यूनो यहाँ पे आता है आस्था को बचाने के लिए, लेकिन तभी ये बंदा बोलता है तुम दोनों जमीन पे गिर जाओ, अब तुम जमीन के अंदर धंसने लगो, अब तुम लोग चपटे हो जाओ, ऐसा बोल के यूनो और आस्था के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता रहता है। और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पे ये डीमन इतना बैडएस लगता है ना कि अब मुझे लग रहा है कि इनकी सारी की सारी होप्स खत्म हो गई है, इनको सिर्फ अभी हमारे महोदय ही बचा सकते हैं, लेकिन वो तो पहले ही बहुत बुरे हालत में है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कौन आएगा इनको बचाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि भाई यामी तक इसको रोक पाएगा, तो कौन रोकेगा इसको यार। फिर इसके बाद हमारा ये डीमन चल के जाता है पॉट्टी के पास और उसको बोलता है अब मैं तुझे बताता हूँ कि असल में क्या हुआ था। तुझे लगा कि इंसानों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया और उसके बाद तुम्हारा लीडर लिट खत्म होने के पहले एक रीइंकार्नेशन स्पेल मार के खत्म हो गया। वेल, इंसानों को मैंने मैनिपुलेट किया था और मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक करवाया था। उसके बाद जब तुम्हारा लीडर मर रहा था तो मैंने उसके बॉडी के सामने खड़े होकर रेजरेक्शन स्पेल यूज किया ताकि तुम लोग वापस से यहाँ पे आ जाओ, कि उस वक्त किसी चीजों की वजह से मेरा प्लान पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था और मुझे मेरी बॉडी नहीं मिली थी। वेल, तुम्हें मैंने इजीली मैनिपुलेट कर दिया और मेरा काम हो चुका है। फिर ये सब सोचने के बाद हमारे पॉट्टी को फ्लैशबैक आता है कि कैसे उसने छपरी बॉय की बॉडी के अंदर घुस के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी को खत्म कर दिया जो कि था हमारा विज़र्ड किंग, और वही इसको रोक सकता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं यहाँ पे हमारा सस्ता ककाशी और ग्रास हॉपर बॉय भी होता है, वो लोग देख रहे होते हैं क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाते हैं कि असल में पॉट्टी का जो ग्रिमलर होता है वो ब्लैक कलर का होने लगता है, उसके अंदर ये डीमन अपना मैजिक डालने लगता है। डीमन पॉट्टी के ऊपर और अटैक करता है और हंसने लगता है, बोलता है तुम तो अभी बस मेरे एक गधे से प्यादे बन के रह गए हो, अब कुछ समय बाद तुम्हारा पूरा यूज खत्म हो जाएगा, ऐसा बोल के वो हंसता रहता है। और तभी यूनो और आस्था खड़े होते हैं अपने एक एक विंग वाले फॉर्म में और अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। और तभी ही आस्था और यूनो दोनों ही भागते हैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन ये बंदा जो कि है हमारा ब्लैक बॉय वो इनके ऊपर यूज करता है स्टॉर्म ऑफ ब्लेड्स, जिसको यूनो और आस्था अपने कोऑर्डिनेशन के साथ तोड़ तोड़ के आगे निकलते हैं। और इसी के साथ यूनो आस्था को एक पुश करता है उसके मैजिक से और आस्था जाके इस ब्लैक बॉय के हाथ को हल्का सा काट देता है। तो इनको लगता है कि शायद ये लोग जीत सकते हैं क्योंकि आस्था के वेपन का अटैक हो रहा है इसके ऊपर, लेकिन तभी ही ये बोलता है हील, और तो तुरंत इसका वो घाव हील हो जाता है। और तभी ही ये बोलता है कि तो तुम में से एक के पास स्पिरिट की ताकत है और एक के पास एक और 5 क्लोवर वाला ग्रिमरोर है, तो तेरे पास भी एक डीमन की पावर है, लेकिन तूने अब तक इस डीमन को अवेकन नहीं किया है। मुझे पता नहीं कि तेरे पास कौन सा डीमन है, लेकिन एक बार वो डीमन अवेकन हो गया तो वो तेरे बॉडी को खा जाएगा। वेल, आज के लिए बातें खत्म हो गई क्योंकि इस बंदे का ग्रिमरोर अब मेरा हो रहा है। इसके अंदर इसके चारों के चारों लीफ को मैंने अभी ब्लैक कर दिया है और अब 5वां लीफ पैदा होगा। और तभी ही इसमें से 5वां लीफ निकलता है और डीमन की एंट्री हो जाती है पॉट्टी के ग्रिमरोर में। और हमारा ब्लैक बॉय पॉट्टी का ग्रिमरोर निकाल लेता है उसके हाथ से और अपने पास रख लेता है। बोलता है कि अब से ये ग्रिमरोर मेरा हुआ। एक बार एक डीमन ने किसी ग्रिमरोर को ले लिया तो वो ग्रिमरोर किसी और का नहीं हो सकता है। फिर ये बोलने के बाद हमारा ब्लैक बॉय जाता है पॉट्टी के पास और बोलता है अब मुझे तेरा कोई काम नहीं है, चल अब तू डार्क मैजिक में कंज्यूम हो जा और पागल होके इन लोग के ऊपर अटैक कर। ऐसा बोल के वो अपना वर्ड सोल मैजिक यूज करता है और हमारा पॉट्टी एक डार्क एल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो यूज करता है डीमन लाइट मैजिक, लाइट स्वॉर्ड्स ऑफ कन्विक्शन, और यहाँ पे ब्लैक स्वॉर्ड्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। इन स्वॉर्ड्स को आस्था भी रोक नहीं पाता है आराम से और यूनो के बॉडी पे भी घाव लग जाता है। और तभी ही हमारा ये डीमन कुछ ऐसा बोलता है जो सुन के मुझे थोड़ा सा शॉक लगा था। वो बोलता है यूनो को देख के कि ये वही बंदा है जो एक एल्फ और एक ह्यूमन का बच्चा है। क्या इसका ये मतलब है कि यूनो के अंदर एक एल्फ और एक ह्यूमन की आत्मा है, क्योंकि शायद से यूनो के फादर या मदर एक एल्फ थे और दूसरा पार्टनर एक ह्यूमन था, ऐसा ये डीमन बोलता है। तो इसका ये मतलब है कि यूनो हाफ एल्फ है। इसके बाद ये डीमन यहाँ से उड़ के ऊपर निकलता है, बोलता है कि अच्छा तो एग्जिट ऊपर की तरफ है ना, मैं ऊपर जाता हूँ, ऐसा वो करके निकलता है। और तभी ही आस्था भागता है ये ब्लैक बॉय के ऊपर अटैक करने का, लेकिन तभी यहाँ पे आता है हमारा डार्क पॉट्टी और ये अटैक करने लगता है आस्था के ऊपर। उसके बाद डार्क पॉट्टी निकालता है ब्लैक वाला विप और उससे यूनो को मारने लगता है, तो यूनो वहां से बच के भागता रहता है और इसको डॉज करता रहता है। मीनवाइल आस्था पीछे से भाग के आता है ब्लैक पॉट्टी के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन ब्लैक पॉट्टी उसको भी रोक देता है अपने स्वॉर्ड से। यूनो उसके ऊपर स्पिरिट वाला मैजिक यूज करता है, लेकिन उसको भी ब्लैक पॉट्टी डॉज करके पीछे से आता है यूनो पे अटैक
करने के लिए। ब्लैक पॉटी कम से कम 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है यहाँ पे। यूनो ब्लैक पॉटी के ऊपर स्पिरिट स्टॉर्म यूज करता है और उसको फेंकता है आस्था की तरफ। तो आस्था अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन आस्था मिस कर देता है और तभी ब्लैक पॉटी उसके पेट में अपना तलवार मारता है, लेकिन आस्था उसको अपने तलवार से रोक लेता है। फिर उसके बाद ब्लैक पॉटी अपना वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले मोड में जाता है और अपने आसपास एनर्जी कलेक्ट करने लगता है। तो ये देख के आस्था बोलता है कि बाप रे, हम इसको नहीं रोक पाए, क्योंकि जब इसने लास्ट टाइम ये मैजिक यूज किया तो हमें बहुत मेहनत लग गई थी कैप्टन यामी के मैजिक के साथ इसको रोकने के लिए, तभी गाची ने आके हमें बचाया था। लेकिन इस बार तो ये 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका और यहाँ पे कोई भी नहीं हमें बचाने के लिए। तो अब हम क्या करें? तभी ब्लैक पॉटी बोलता है डीमन लाइट मैजिक, रे ऑफ डिवाइन पनिशमेंट। ऐसा बोल के वो आस्था और यूनो के ऊपर अटैक करता है। तभी आस्था अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है और यूनो की मदद से इस अटैक को रोकने लगता है। यहाँ पे ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और इस अटैक को रोक देते हैं। उसके बाद आस्था का डीमन मोड खत्म हो जाता है और तभी ही आस्था जमीन पे गिरने लगता है। तो यूनो उसके ऊपर अपना विंड मैजिक लगा के उसे हेल्प देता है। लेकिन इसके बाद हमारा ब्लैक पॉटी फिर से सेम अटैक मारता है। तो ये देख के आस्था एकदम टेंशन में आ जाता है और ये जब ब्लैक पॉटी अटैक छोड़ता है तो तभी वहां पे आ जाते हैं कोई और नहीं, चोटी वाले बाबा, और वो यहाँ पे आके इन लोग को रोक देते हैं। अब वो यहाँ पे आके लड़ते हैं हमारे ब्लैक पॉटी से। ब्लैक पॉटी उनके ऊपर अटैक करता है तो चोटी वाले बाबा उसके अटैक को अपने शील्ड से रोक देते हैं। उसके बाद वो स्वॉर्ड फेंकते हैं उसके ऊपर। मल्टीपल अटैक्स यूज कर करके वो ब्लैक पॉटी पे हमला करते रहते हैं। तभी ही आस्था बोलता है कि कैप्टन चोटी वाले बाबा, आप तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर ये देख के ब्लैक पॉटी भागने लगता है। लेकिन तभी ही हमारा चोटी वाले बाबा बोलते हैं कि लास्ट टाइम मैं मेरा मैजिक यूज नहीं कर पाया था क्योंकि वो कंपस वाली बंदी ने उसके एरिया के अंदर मेरे मैजिक को दबा दिया था, लेकिन इस बार मैं यूज करूंगा। ऐसा बोल के वो एक बड़ा सा केज निकालते हैं ब्लैक पॉटी के आसपास और इस केज में उसे बंद कर देते हैं। और इसके बाद वो ब्लैक पॉटी के ऊपर मल्टीपल अटैक करते रहते हैं केज के अंदर। ब्लैक पॉटी इनको डॉज नहीं कर पाता है। फिर वो ब्लैक पॉटी को ये केज बंद कर करके उसको पकड़ लेते हैं रिस्ट्रिक्शन वाले मैजिक में। और वो करने के बाद वो पीछे घूम के बोलते हैं आस्था, तूने लास्ट टाइम बोला था ना कि तुझे विजर्ड किंग बनना है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि विजर्ड किंग मैं बनने वाला हूँ। तो ये सुन के आस्था बोलता है तो ये तुम्हें मेरा राइवल बना देता है ना छोटी वाले बाबा। तो वो थोड़ा हंसता है। फिर इसके बाद हमारा सिया पॉटी को देख के बोलता है पॉटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, पर यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बोल के वो अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है कि वो खत्म होने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे मिमोसा आती है और वो उसे हील करने लगती है। मीनवाइल हमारा छोटे वाले बाबा बोलते हैं कि अब मैं इसे खत्म कर दूंगा और मेरा बदला ले लूंगा। लेकिन तभी ही यूनो और आस्था बोलते हैं कि आप इसे मत मारिए, इसे हम ठीक कर सकते हैं। यूनो बोलता है कि इसको मत मारिए क्योंकि इसके अंदर अभी भी हमारे कैप्टन की बॉडी है जो कि है छपरी बॉय। और आस्था बोलते हैं कि मेरे पास मेरा मैजिक है, एंटी मैजिक है, जिससे मैं इसको रोक सकता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दो। और आस्था एकदम जोश में होता है। उसके बाद आस्था जाता है अपने नए वाले स्वॉर्ड से ब्लैक पॉटी के ऊपर अटैक करने के लिए और वो उसके पेट में वो स्वॉर्ड मारता है और उसके मैजिक को काउंटर कर रहा होता है। लेकिन तभी ही उसमें से इतना सारा ब्लैक मैजिक निकलता है जो कि आस्था को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है और आस्था घुस जाता है ब्लैक पॉटी के मेमोरीज के अंदर। और वहां पे वो हर एक इवेंट को देख रहा होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसमें वो देखता है कि कितनी सारी हेटफुल चीजें भरी होती है, कितने सारे इवेंट्स हो चुके होते हैं और ऐसे वो अंदर अंदर घुसता रहता है। और तभी उसे मालूम पड़ता है कि महोदय भी खत्म हो चुके हैं। और ये देख के आस्था को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो और अंदर घुसता है और वो तब जब एकदम अंदर पहुंचा तो वहां पे देखता है कि वहां पे पॉटी ऐसे छोटे रूप में बैठा होता है और उसके पीछे बहुत सारी आत्माएं होती है जो उसको बुरा भला बोलती रहती है। और वहां पे हमारे छपरी कैप्टन की भी बॉडी पड़ी होती है। तभी आस्था वहां पे आता है और बोलता है कि ओए तुझे क्या लग रहा है तू ऐसे बच के निकल जाएगा डार्कनेस में बैठ के? नहीं, चल तू बाहर आ और तुझे ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर उठानी पड़ेगी। ऐसा बोल के वो जाता है ब्लैक पॉटी के पास और उसको बोलता है कि ओए तूने हमारे महोदय को मारा है, तुझे पता भी है वो कितने अमेजिंग पर्सन थे, तूने इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान को मारने की कोशिश की है, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता हूँ। तूने कितने सारे इनोसेंट लोगों को मारा सिर्फ अपने बदले के लिए। उसके बाद तू एक ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया और हमारे ऊपर हमला करने लगा। तुझे क्या लगता है कि तू ये सब करके भाग जाएगा यहाँ से? ऐसे यहाँ पे आस्था इसको थोड़ा ज्ञान बांटता है और उसके बाद आस्था इसकी मेमोरी से बाहर निकलता है और यहाँ पे हमारा ब्लैक पॉटी ठीक होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज होती है जो नहीं होती है। ब्लैक पॉटी जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसके अंदर एक आंख अभी भी डीमन वाला होता है। तो इसका ये मतलब है कि ब्लैक पॉटी के अंदर अभी भी वो डीमन वाली मैजिक बची हुई है। तो क्या ये एंड में हमें वापस से धोखा देगा? मुझे नहीं पता। और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा ये ब्लैक बॉय ऊपर पहुंच चुका होता है और वहां पे वो मिलता है असली लिक्ट से जो कि अपने बॉडी के अंदर आधे से ज्यादा सोया हुआ होता है। लेकिन जब भी लिक्ट इसको देखता तो बोलता है तो आखिर तुम यहाँ पे आ ही गए, अभी मैं तुझे यहाँ से नहीं निकलने दूंगा। फिर उसके बाद ब्लैक बॉय एक लाइटनिंग मैजिक यूज करता है हमारे लिक्ट के ऊपर। लिक्ट उसको रोका है उसके स्वॉर्ड से। उसके बाद वो अर्थ शील्ड यूज करता है। यहाँ पे लिटरली इस बंदे के पास बहुत सारे मैजिक आ गए होते हैं। वो स्टॉर्म ऑफ ब्लेड्स यूज करता है और लिक्ट इन सबको रोकता रहता है। वो जमीन भी तोड़ देता है लेकिन लिक्ट इन सबको छोड़ के भागता रहता है वहां से और इसके अटैक को डॉज करता रहता है। यहाँ पे ब्लैक बॉय मल्टीपल अटैक्स मारता है और लिक्ट को बांध देता है उसके अटैक में और एक ब्लैक स्पीयर भी मारता है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारी एल्फ चारोलेट की जो यहाँ पे आके बचा लेती है हमारे लिक्ट को। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे यामी की भी एंट्री होती है। यामी यहाँ पे आके बोलता है कि ओए ये काली सी चीज क्या है, ये जो भी है मुझे ये नहीं पसंद आ रहा है और मुझे इसे खत्म करना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब है कि शायद यामी ही इसको हराएगा। बाय द वे गाइस, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि अगला विजर्ड किंग कौन बनने वाला है? क्योंकि अभी हमें ये तो पता है कि हमारे जो करंट महोदय थे वो तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, तो उनके जगह पे कोई और विजर्ड किंग बनेगा। तो मुझे लग रहा है कि अगला विजर्ड किंग जो बनेगा वो होगा यामी। यामी ही बनना चाहिए भाई, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कौन है। और हाँ, जिसने ये एनीमे पहले ही देख लिया है वो लोग स्पॉइलर मत डालो, क्योंकि अगर आप स्पॉइलर डालोगे कमेंट सेक्शन में तो आपका कमेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा मेरे मॉडरेटर्स के थ्रू। उसके बाद यामी यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि ओए एल्फ
एल्फ चार्लोट, अभी तुझे मुझे टीम अप करके इस बंदे से लड़ना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो हमारे लिक्ट को उसके बाइंडिंग से छुड़ा देता है। उसके बाद चार्लोट इसके अटैक को रोक रोक के आगे जाती रहती है और यहाँ में इसके पीछे से डार्क मैजिक ब्लैक होल यूज करके इसके मल्टीपल अटैक्स को रोक के इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा ब्लैक बॉय इन सबको रोक देता है। और तभी ही यामी पीछे से आके अपना डायमेंशन स्लैश मारता है और ब्लैक बॉय को हल्का सा डैमेज कर देता है। तो वो बोलता है कि वाओ, तुम दोनों का टीम वर्क तो एकदम अमेजिंग है, क्या तुम दोनों एक कपल हो। और इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा जो नेरो होता है वो बोलने लगता है और वो बात करता है फिनरल से। व्हाट? वो फिनरल को बोलता है कि ओए, अभी तुझे मुझे फटाक से वहां पे लेके जाना पड़ेगा जहां पे वो मैजिकल स्टोन्स लगे हुए हैं वो प्लेट के ऊपर, वहां जाके मुझे एक इंपॉर्टेंट काम करना है, समझा? फटाक से लेके चल। तो हमारा फिनरल बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम बोल कैसे पा रहे हो। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ब्लैक बॉय यामी के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता रहता है और यामी इन सब अटैक्स को डॉज करता रहता है और उनसे भागता रहता है। मीनवाइल हमारी जो एल्फ चार्लोट है वो भी अपने प्लांट मैजिक को यूज करते हैं, लेकिन ये बंदा उसके प्लांट्स को सड़ा देता है। ऐसे ये दोनों मिलकर इसके अटैक्स को डॉज करते रहते हैं, रोकते रहते हैं और इसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स मारने की कोशिश करते हैं। तभी यामी बोलता है कि ये बंदा मेरे हर अटैक को डॉज कर रहा है, ये मेरे अटैक को रोक नहीं रहा है। इसका ये मतलब है कि अगर मेरे अटैक इससे कनेक्ट हो गए तो इसको डैमेज कर सकता है, शायद से मेरा डार्क मैजिक इस बंदे को हरा सकता है। और उतने में यामी एक स्लैश मारता है, जो स्लैश को ये हमारा ब्लैक बॉय तो डॉज कर देता है, लेकिन पीछे से हमारा लिक्ट आता है और उस स्लैश को डिफ्लेक्ट करके वापस से ब्लैक बॉय के ऊपर मारता है। और ऐसे ही तीनों लोग मिलकर ब्लैक बॉय से लड़ते रहते हैं। और तभी ही यामी अपने मन में एक चार्ट बनाता है, बोलता है कि ये बंदा इतना पावरफुल है कि हम लोग इसके लेवल पे है ही नहीं, तो ये तो एकदम अलग ही प्लेन पे है। मीनवाइल हमारा छोटा बच्चा जो कि है आस्था, वो तो इस चार्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारा ब्लैक बॉय बोलता है कि यार, लगता है कि मुझे मेरा मैजिक यूज करना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अपना ग्रिमरोर खोलता है और वो उसका पहला मैजिक अटैक यूज करता है। वो कोई अजीब सी लैंग्वेज में कुछ बोलता है और जो यहाँ पे होता है भाई, यही दिखाता है डिफरेंस एक डीमन में और एक ह्यूमन में। यहाँ पे एक अजीब सा मैजिकल चीज आने लगती है जो कि हर एक चीज को खाने लगती है। ये एक अजीब सा पर्पल कलर का स्लाइम जैसा चीज होता है। क्या ये रिमुरू है? हमें नहीं पता। ये चीज पूरे एरिया को खाती रहती है, लेकिन तभी यहाँ पे इसको डॉज करने के लिए हमारा यामी कुछ तो करता है, लेकिन वो डॉज नहीं कर पाता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि ये मैजिकल अटैक सब लोग को फील होता है, नीचे आस्था तक को ये फील होता है। मीनवाइल फिनरल लेके गया होता है हमारी नेरो को उसके पोर्टल के थ्रू उसी प्लेट के पास, और यहाँ पे जाने के बाद वो उसको बोलती है कि तुम ये सारे के सारे मैजिकल स्टोन्स इसमें से निकालो और जो ये स्टैचू के ऊपर विजर्ड किंग की स्टैचू है उसके ऊपर ये सब लगाओ। तो हमारा फिनरल यही करता है, वो सारे के सारे स्टोन्स को लगाता है वो स्टैचू के ऊपर और तभी ही ये स्टैचू टूटने लगता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यामी और हमारी चार्लोट ये बंदे के स्लाइम वाले अटैक के ऊपर अपने अटैक मारती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। तो यामी हमारी इस बंदी को बचाता है क्योंकि उसके ऊपर अटैक होने वाला होता है, लेकिन तभी यामी का हाथ इस स्लाइम में चला जाता है और उसका हाथ मेल्ट होने लगता है। तभी हमारा ब्लैक बॉय बोलता है कि ये मैजिक इस दुनिया का है ही नहीं, ये मैजिक को तुम नहीं रोक सकते हो और ये मैजिक यहाँ पे हर एक चीज को खा के निगल लेगा। तो ये देख के हमारा यामी बोलता है कि बाप रे, ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। और तभी ये पूरा मैजिक ऊपर से नीचे गिरने लगता है और ये बोलता है कि अब जितने भी लोग कैसल के अंदर अटके हुए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जिट ऊपर की तरफ ही है और ऊपर से मेरा मैजिक नीचे जा रहा है। नीचे ये मैजिक जैसे गिरता है वैसे हमारे सारे के सारे हीरोज इसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स करके इसको रोकने लगते हैं। तभी ही हमारे पॉटी के ऊपर एक मैजिकल स्लाइम गिरता है और उसका हाथ चलने लगता है। तो वो बोलता है कि प्लीज इसको अपने आप को टच मत करने दो, लेकिन उतने में आस्था देखता है कि मिमोसा हील कर रही होती है सिया को। तो आस्था मिमोसा को बचाता है और वो इस स्लाइम के अंदर गिर जाता है। तो वो देख के सब लोग को लगता है गया, आस्था तो खत्म हो गया, लेकिन आस्था अपने स्वॉर्ड से इसको काट के निकाल लेता है। तो इसका ये मतलब है कि आस्था का स्वॉर्ड उसको बचा सकता है इससे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सबसे पहले विजर्ड किंग रिवाइव हो जाते हैं और इनका नाम होता है लूमियर सिल्वेवियम क्लोवर। ब्रव, ये क्या हो रहा है? सबसे पहले वाले विजर्ड किंग रिवाइव हो गए हैं और तभी ही नेरो कन्वर्ट हो जाती है एक लड़की में। नेरो असल में एक इंसान थी। व्हाट? ये सब क्या हो रहा है भाई? नेरो का नाम होता है सेक्रे स्वेलोटेल और नेरो को देख के तो भाई हमारा फिनरल उसके प्यार में पागल हो जाता है। और तभी हमारा विजर्ड किंग बोलता है कि मैं बस खत्म होने ही वाला था 500 साल पहले कि नेरो ने अपने सीलिंग मैजिक को यूज करके मेरे बॉडी को सील कर दिया था, ताकि मैं इन फ्यूचर जब भी हमारा किंगडम किसी तकलीफ में आए तो वापस से अवेकन हो सकूं। और आज ये सब मैजिकल स्टोन्स की मदद से मैं वापस से पार्शियली अवेकन हो चुका हूं। तो मुझे ये नहीं पता कि मैं इस दुनिया में कितने टाइम तक रहूंगा, लेकिन अभी हमें उस कैसल की तरफ जाना पड़ेगा और उस डीमन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे एल्फ भाई बहनों को भी हरा रहा है। उसके बाद हमारा पहला महोदय अपना मैजिक यूज करता है और स्पीड से निकलता है कैसल की तरफ और वो लेके चलता है हमारे फिनरल को भी, लेकिन वो फिनरल को बीच में ही उतार देता है और वो लोग यूज करते हैं एक और अनसीलिंग मैजिक जो कि हमारी नेरो यूज करती है और वो लोग घुस जाते हैं इस कैसल के अंदर। फिर हमें अगले सीन में नेरो और हमारे फर्स्ट महोदय का बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि नेरो असल में एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी और तो और उसका मैजिक सीलिंग मैजिक था, जिसको उन लोगों ने वर्थलेस बोला था, इसीलिए उसको एक मेड बना के रख लिया था हमारे विजर्ड किंग के लिए। तो वो हमारे विजर्ड किंग की मेड बन गई थी। तो हमारे विजर्ड किंग ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कौन सा मैजिक है? तो वो बोलती है कि मेरे पास है सीलिंग मैजिक। तो ये सुन के हमारा विजर्ड किंग बोलता है वाओ, ये मैजिक के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। वेल, तुम्हें पता है मैं काम कर रहा हूँ कुछ मैजिकल टूल्स के ऊपर और वहां मुझे लगता है मुझे तुम्हारी हेल्प लगेगी। तो नेरो पूछती है मैजिकल टूल्स क्या है? तो हमारे फर्स्ट महोदय बोलते हैं मैजिकल टूल्स मैं इसके लिए बना रहा हूँ ताकि जिस भी इंसान के अंदर मैजिक कम है या मैजिक नहीं है वो लोग भी मैजिक को यूज कर सके। तो यहाँ पे तुम्हारे मैजिक का तो मुझे बहुत यूज आने वाला है। और ऐसे ही हमारे
महोदय ऑर्थो और हमारी नेरो दोनों ही मिलकर मल्टीपल मैजिकल टूल्स बनाते रहते हैं और उनकी रिसर्च चालू रखते हैं। तो वो एक दिन देखती है कि हमारे महोदय असल में अपनी बहन को लेके कहीं जा रहे होते हैं, तो उनका पीछा करते और देखते कि महोदय मिलते होते हैं एल्व्स के साथ और वहां पे उन्होंने एल्व्स से दोस्ती भी करके रख ली होती है। वो देखते हैं कि एल्व्स बहुत खुश होते हैं महोदय के साथ और वहीं पे वो उनकी बहन की शादी को भी फिक्स कर लेते हैं। तब उन्हें मालूम पड़ता है कि जो एल्व्स के पास मैजिकल स्टोन्स होते हैं उनके अंदर बहुत पावर होती है। तो महोदय उनको बोलते हैं कि शायद तुम्हारे मैजिकल स्टोन्स को मैं यूज करके बहुत सारे मैजिकल आइटम्स बना सकता हूँ। तो एल्व्स बोलते हैं कि हाँ तुम ये कर सकते हो, हमें इसमें कोई इशू नहीं है। फिर ऐसे ही हमारी महोदय की बहन की शादी होती है। उसके शादी के दिन पे हमारे महोदय को उसके फादर ने कैसल के अंदर बुलाया होता है और उसे मालूम रहता है कि उसकी पूरी फैमिली इस शादी के खिलाफ है क्योंकि वो नहीं चाहते कि एल्व्स की शादी हो महोदय की बहन के साथ। तो फिर महोदय कैसल में जाते हैं और बोलते हैं कि तुम तुम्हारी शादी के लिए जाओ, मैं वहां पे थोड़े टाइम बाद आऊंगा। लेकिन तभी महोदय देखते हैं कि वहां पे उनके ऊपर अटैक होता है और ये अटैक किसी और नहीं वो डीमन ने ही कराया होता है और यहाँ पे वो महोदय को बांध देता है। तो महोदय बोलते हैं कि अरे ये सब क्या हो रहा है, तुम कौन हो? और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा डीमन जो कि होता है हमारा ब्लैक बॉय, वो एक स्पिरिट के फॉर्म में होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे फादर और सारे के सारे रॉयल फैमिली को यूज करके एल्व्स के ऊपर हमला करा सकूं और उनके अंदर तुम्हारे लिए हेटेड भर सकूं। मुझे एल्व्स की ताकत चाहिए ताकि मैं मेरे बॉडी को रिवाइव कर दूं और ये सब तुम्हारे मैजिकल स्टोन्स के बिना नहीं हो पाएगा, तो बस तुम वेट करो मेरा। हमारा ये ब्लैक बॉय बोलता है कि तुम्हारे ही मैजिकल आइटम के थ्रू ये सब होने वाला है, तो इसमें तुम्हारा भी हाथ है। ऐसा बोल के वहां से निकल जाता है। उसके बाद वहां पे आती है नेरो और नेरो अपना अनसीलिंग मैजिक यूज करके हमारे महोदय को बचा लेती है। उसके बाद महोदय और नेरो दोनों ही लाइट के स्पीड से भाग के जाते हैं देखने के लिए वहां पे क्या हुआ। लेकिन वो लोग जब तक वहां पहुंचे तो देखते हैं कि उनका जो मैजिकल आइटम होता है उसके अंदर डार्क मैजिक आ चुका होता है और वहां पे सारे के सारे एल्व्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होते हैं और वहां पे सिर्फ एक ही एल्व बचा होता है जो कि होता है हमारा लिक्ट और उसके हाथ में होती है टेटिया जो होती है लिक्ट की होने वाली पत्नी और उन लोग के पीछे होता है ये ब्लैक बॉय की आत्मा। ये देख के हमारे महोदय की आंखें फट जाती है। वो बोलता है कि ये सब क्या हो गया और हमारा जो लिक्ट होता है वो उसके डीमन मोड से थोड़ा नीचे आता है और बोलता है मैं बहुत खुश हूँ कि ये तुमने नहीं किया है महोदय, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद तुमने मुझे धोखा दिया लेकिन तुमने मुझे धोखा नहीं दिया है। वेल अभी मैं खुशी खुशी जा सकता हूँ। ऐसा बोल के वो अपनी जान छोड़ने वाले होते कि तभी ही उनके पीछे से हमारा ये डीमन कुछ तो करता है जिस वजह से हमारे महोदय की सारी मैजिकल स्टोन्स चमकने लगती है और महोदय रोने लगते हैं खून के आंसू। और उसके बाद महोदय के पीछे जो हमारा लिक्ट होता है वो एकदम खून के आंसू से रोता है और वो कन्वर्ट हो जाता है वो बड़े वाले मॉन्स्टर के ऊपर जिसके बारे में हमें पहले एपिसोड से बताए रहे थे। तो इसका ये मतलब है कि ये जो सबसे खतरनाक मॉन्स्टर डीमन था वो कोई और नहीं, वो हमारा लिक्ट ही था जिसके ऊपर ये ब्लैक बॉय ने अपना मैजिक लगा दिया था। और अब एक्चुअली हमें वो फाइट देखने मिलेगा बिटवीन महोदय एंड ये बड़ा वाला डीमन जो ये लोग हमें पहले एपिसोड से बोल रहे हैं। और यहाँ पे हमारा लिक्ट बोलता है कि प्लीज महोदय तुम मुझे मार दो, मुझे इंसानों को नहीं खत्म करना है। फिर उससे ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारा लिक्ट जो कि इस वक्त एक डीमन बन चुका होता है वो अपने मुंह से अटैक करता है हमारे सबसे पहले महोदय के ऊपर और महोदय अपने लाइट वाले स्वॉर्ड को यूज करके आसपास उड़ रहे होते हैं और सारे के सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया अब तबाह होने वाली है लेकिन उनका लास्ट होप सिर्फ हमारे महोदय रहते हैं। महोदय भाग के जाते हैं इस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए लेकिन वो महोदय को फ्रीज कर देता है और उसके बाद उनको जमीन पे फेंक देता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारी नेरो जाके बैठी होती है टेटिया के बगल में और वहां पे उसकी बॉडी खत्म हो चुकी होती है। तो वो देखती है कि उसके ठीक बगल में उसका बनाया हुआ मैजिकल आइटम भी होता है जिसे देख के उसका दिल टूटने लगता है। वो बोलते कि हमने ये आइटम लोगों के अच्छे के लिए बनाया था लेकिन इसी के यूज की वजह से आज हमारे सारे के सारे एल्फ दोस्त लोग की डेथ हो चुकी है। ये देख के उसका दिल बहुत टूट जाता है। मीनवाइल महोदय के ऊपर हमारा लिक्ट अटैक पे अटैक करता रहता है और महोदय इसको डॉज नहीं कर पाते हैं और वो जमीन पे गिर जाते हैं। तभी हमारा ब्लैक बॉय अपने स्पिरिट फॉर्म में आता है और बोलता है कि अबे ओए तू इतना शाना क्यों बन रहा है, तुझे पता है कि तू कुछ नहीं कर सकता है मेरे डीमन के सामने, अपनी हार मान ले और अपनी जान छोड़ दे, उसके बाद मुझे मेरा ग्रिमरोल ले लेने दे इससे। लेकिन तभी ही महोदय उड़ के जाते हैं लिक्ट के पास और खड़े हो जाते हैं और तभी लिक्ट एकदम खतरनाक अटैक करता है और इस सीन का एनिमेशन एकदम गॉड टियर का होता है। यहाँ पे हर जगह बहुत सारे पिलर्स होते हैं और बहुत सारे लाइट के स्वॉर्ड्स होते हैं। महोदय सोच रहे होते हैं कि मैं इसे कैसे रोकूं। उतने में वहां पे आ जाती है हमारी नेरो उसका मैजिकल आइटम लेके, बोलती है कि सर इस मैजिकल आइटम से सारे के सारे ह्यूमंस ने इसे यूज करके एल्व्स को खत्म किया है, हमें इससे कुछ तो करना पड़ेगा। और तभी ही दिखाते हैं कि लिक्ट अपने डीमन फॉर्म में एक बहुत बड़ा सा ऑर्ब फेंकता है महोदय के ऊपर। तो महोदय उसी ऑर्ब को इस मैजिकल आइटम से खींच लेते हैं उसके अंदर। उसके ठीक बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां पे लिक्ट और हमारे महोदय साथ में बैठे होते हैं और वो लोग बात करते रहते हैं और उनका मेन गोल यही होता है कि उन लोग को मिलकर एक ऐसी दुनिया बनानी जहां पे ह्यूमंस और एल्व्स एक साथ रह सके। फिर उसके बाद महोदय अपना एकदम पावरफुल मैजिक यूज करते हैं और बहुत सारे स्वॉर्ड्स को समन करते हैं। उन सब में से एक थ्रेड निकलता है जो कि ये डीमन को पकड़ लेता है। उसके बाद वो अपने हाथ से बहुत सारे टलिस्मैन को समन करते हैं और एक बड़ा सा अटैक करने वाले होते हैं हमारे लिक्ट के ऊपर। ये अटैक वो जैसे ही करते हैं तो एक ऊपर से स्वॉर्ड आता है और वो लिक्ट के छाती को फाड़ देता है और ऐसे ही उन्होंने ये डीमन फॉर्म वाले लिक्ट को खत्म कर दिया होता है। वो बोलते हैं कि मेरे दोस्त मैं तुझे और लोग को नहीं मारने दूंगा, मैं जानता हूँ कि तू और लोग को नहीं मारना चाहता लेकिन तू इस ऐसे फॉर्म में आ चुका है कि तू यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। और इसी तरह महोदय ने सबसे पहले डीमन को हरा दिया था और उनकी स्टोरी इसी तरह आगे बढ़ी थी।
फिर इसके बाद हमारा ये ब्लैक वाला स्पिरिट जो कि होता है ब्लैक बॉय का, वो उड़ के आता है और बोलता है अरे यार तूने मुझे उसकी बॉडी लेने से तो रोक दिया, लेकिन अब मैं उसका ग्रिमरोर संभाल लेता हूँ। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां पे नेरो आ जाती है और उसके हाथ में एल्व्स के सारे मैजिकल स्टोन्स होते हैं। वो बोलती है कि मैं तुझे ये ग्रिमरोर नहीं लेने दूंगी। ऐसा बोल के वो अपना सीलिंग मैजिक यूज करती है, जिसमें वो असल में एल्व्स के मैजिक स्टोन्स को भी यूज करती है और इसी के साथ वो हमारे स्पिरिट को सील कर देती है। और ये सील करने की वजह से वो यूज करती है फॉरबिडन मैजिक, जिसकी वजह से नेरो खुद एक डीमन में कन्वर्ट होने लगती है। उसके सींग निकल आते हैं क्योंकि ये पनिशमेंट होता है फॉरबिडन मैजिक यूज करने का। फिर उसके बाद जब वो ब्लैक बॉय की स्पिरिट सील हो गई होती है तो वहां पे हमारे महोदय आते हैं। उनको देख के नेरो खुश तो हो जाती है, लेकिन अगले ही सेकंड उसका दिल टूट जाता है क्योंकि असल में हमारे फर्स्ट महोदय का पीठ पूरा कट चुका होता है और वो खत्म होने वाले होते हैं। तो नेरो बोलती है कि सर मैं आपको नहीं खत्म होने दूंगी, मैं आपको बचाऊंगी। ऐसा बोल के वो वापस से मैजिकल स्टोन्स यूज करती है और एक फॉरबिडन मैजिक यूज करते हैं, जिससे वो हमारे महोदय को उनकी बॉडी को सील कर देती है एक स्टैचू के फॉर्म में। और इस वजह से उसको लगता है कर्स, और वो कर्स की वजह से हमारी नेरो कन्वर्ट हो जाती है इस चिड़िया में जिसे हम जानते हैं। वेल, और इसी तरह लिक्ट का ग्रिमरोर जो कि अभी एक 5 लीफ वाले ग्रिमरोर में कन्वर्ट हो चुका है, वो वहां से गायब हो जाता है और वो ग्रिमरोर बाद में मिलता है हमारे आस्था को। इतने में हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था, यूनो और पॉटी ये तीनों लोग मिलके हमारे ब्लैक बॉय से लड़ रहे होते हैं कि तभी वहां पे एंट्री लेते हैं महोदय और नेरो। और महोदय को देख के हमारा ब्लैक बॉय बोलता है अरे यार तू 500 साल बाद फिर आ गया मुझे रोकने के लिए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था और यूनो इंक्लूडिंग पॉटी ये तीनों पहचान जाते हैं कि ये जो बंदा है जिसके सर पे क्राउन है ये कोई और नहीं, ये है द फर्स्ट विज़र्ड किंग। तो इसको देख के आस्था तो एकदम खुश हो जाता है। उसके ठीक बाद नेरो जाती है हमारे लिक्ट के पास, उसके बॉडी को टच करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें अनसील करूंगी। ऐसा बोल के वो अपना मैजिक यूज करती है और लिक्ट वापस से ठीक हो जाता है। तो वो ठीक होने के बाद उसका स्वॉर्ड वापस से चमकने लगता है और उसके स्वॉर्ड के अंदर वो ताकत आ जाती है। फिर जैसे ही हमारा लिक्ट ठीक हो जाता है तो वो बोलता है कि हाँ लूमियर कैसे हो मेरे भाई, मैं तुम्हें वो बोलना चाहता हूँ जो मैं तुम्हें पिछली बार नहीं बोल पाया था। थैंक यू सो मच मुझे रोकने के लिए और बहुत सारे लोगों की जान लेने से रोकने के लिए। तुमने मुझे एक मर्डरर बनने से रोक दिया। ये सब सुनने के बाद हमारा ब्लैक बॉय हंसते हुए बोलता है ये कितना टचिंग रियूनियन है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि मुझे ये रियूनियन को अब तोड़ना पड़ेगा। उसके ठीक बाद हमारा लिक्ट और महोदय सब लोग मिलकर जाते हैं पॉटी के पास और उसको देखने के बाद पॉटी रोने लगता है। बोलता है कि सर लिक्ट मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऑर्डर्स को गलत समझा। तो लिक्ट बोलता है कि नहीं पॉटी, मैंने हर एक चीज देखा जो तुमने किया, मैं जानता हूँ तुम ये सब हम एल्व्स के लिए कर रहे थे, लेकिन हाँ तुमने बहुत गलत किया है और तुम्हारी गलती को कभी माफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब तुम उसे सुधारने की कोशिश करो। फिर उसके बाद हमारा लिक्ट और महोदय दोनों ही रेडी अप हो जाते हैं ब्लैक बॉय से लड़ने के लिए। महोदय यूज करते हैं उनका माना जोन जिसका नाम होता है लाइट मैजिक माना जोन, लैम्प ऑफ एविलोर ग्लोरा। उसके ठीक बाद हमारा लिक्ट यूज करता है स्वॉर्ड मैजिक ओरिजिन फ्लैश रैम्पेज, और ये करने के बाद ये दोनों अपने लेजेंडरी अटैक्स यूज करते हैं और ये सारे के सारे पर्पल स्लाइम को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो ये देखने के बाद हमारा ब्लैक बॉय बोलता है कि ये लोगों ने मेरे स्लाइम को डिस्ट्रॉय कैसे किया, ये लोग डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते लेकिन इन लोगों ने उसे दूर तो उड़ा दिया है। फिर वो बोलता है इसका ये मतलब है कि ये लोग को भी मेरे दुनिया की ताकत मिल चुकी है, तो ऐसा कैसे हुआ। फिर वो दिमाग लगाता है अच्छा लिक्ट को तो मैंने एक डीमन में कन्वर्ट कर दिया था, इसका मतलब है कि उसके अंदर तो मेरे दुनिया की ताकत आ गई थी, और ये जो इनका महोदय था जिसने जब लिक्ट के वो अटैक को रोका था उसके मैजिकल आइटम से, तो मेरे को लगता है तब शायद थोड़ी बहुत मेरे दुनिया की ताकत उसके अंदर एंट्री ले ली थी, इसी वजह से ये लोग इसे रोक पा रहे हैं। अच्छा वो ऐसा सोचते थे कि तभी हमारे लिक्ट और महोदय का कॉम्बो इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं और ये लोग ब्लैक बॉय को ऐसा तोड़ते हैं ना भाई, ये सीन बहुत सेटिस्फाइंग रहता है। लेकिन ब्लैक बॉय यहाँ से उड़ के निकलता है तो इसके पीछे हमारे दोनों हीरोज भी उड़कर निकलते और इसके ऊपर अटैक करते रहते हैं। यहाँ पे वो लोग अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, मैजिक से अटैक करते हैं और ब्लैक बॉय सब डॉज करता रहता है, लेकिन हमारे महोदय वहां पे फट से आते हैं और एक स्वॉर्ड उसके छाती में घुसेड़ देते हैं। लेकिन ये इसके बाद भी इस बंदे को कुछ नहीं होता है, वो अपना एक और अजीब से लैंग्वेज में स्पेल यूज करता है और वो स्पेल मारता है, उस स्वॉर्ड को तोड़ देता है और वो एक साइट लेके आता है। लेकिन उसके ठीक बाद वो वहां पे महोदय का हाथ भी तोड़ देता है। उसके बाद वो अगले अटैक में महोदय का सीना फाड़ने ही वाला होता है, तभी वहां पे हमारा हीरो आस्था आता है अपने स्वॉर्ड के साथ और उसे रोक देता है, क्योंकि उसको फेंका होता है यूनो ने, इसीलिए आस्था इतनी स्पीड से ऊपर आ पाया होता है। और इसके बाद ये ब्लैक बॉय भी समझ जाता है कि आस्था का स्वॉर्ड उसे रोक सकता है और उसके स्वॉर्ड को भी रोक सकता है, तो वो बोलता है ये छोटा बच्चा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, इसके अंदर का डीमन कब जागेगा यार। ऐसा बोल के वो आस्था को नीचे फेंकता है और उसके ऊपर स्टॉर्म ब्लेड की अटैक मारता है। लेकिन यहाँ पे आस्था को बचाने के लिए यूनो, लिक, पॉटी और तो हमारे महोदय चारों ही लोग यहाँ पे आते हैं और आस्था को इस अटैक से बचाते हैं, क्योंकि याद रखो आस्था के ऊपर इस वक्त सिर्फ मैजिक ही नहीं गिर रहा है, रियल स्वॉर्ड्स भी गिर रहे हैं और उसका स्वॉर्ड रियल स्वॉर्ड्स के सामने इतना यूजफुल नहीं है। इसके ठीक बाद नेरो यहाँ पे आती है और वो हमारे महोदय का कटा हुआ हाथ उनके हाथ पे जोड़ती है और वापस से सीलिंग मैजिक यूज करते हैं और उनका हाथ ठीक हो जाता है। तो आस्था बोलता है अरे यार लड़की तुम कौन हो, तुम्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हमेशा से मेरे साथ ही थी, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। तो नेरो वहाँ पे आती है, आस्था का मुंह खींचते और बोलती है ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले हमें इस ब्लैक बॉय को हराना है। उसके बाद हमारी पूरी गैंग यहाँ पे खड़ी रहती है ब्लैक बॉय के सामने उससे लड़ने के लिए। फिर तभी ही लिक्ट बोलता है कि अब मैं तुझे मेरे माइटी ब्लो से हराऊंगा जिसमें ताकत रहेगी मेरे सारे दोस्तों की। ऐसा बोल के वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर करता है और जो आसपास के सारे एल्व्स होते हैं उनके अंदर व्हाइट कलर का ऑरा निकलता है और उसमें से स्ट्रेंथ जाती है लिक्ट के पास। यहाँ पे हमें तब मालूम पड़ता है कि असल में यामी और हमारी चारोलेट ये दोनों ही असल में बच गए होते हैं, क्योंकि वो लोग असल में यामी का डार्क मैजिक यूज कर रहे
होते हैं जिसकी वजह से ये स्लाइम उनको नहीं खा पा रहा होता है और यामी की मैजिक को रीजनरेट कर रही होती है हमारी चारोलेट और उसी ने यामी का हाथ भी ठीक किया होता है क्योंकि उसके पास हीलिंग मैजिक भी होता है। मीनवाइल यहाँ पे चामी ने ऑलमोस्ट व्हाइट लक को हरा दिया होता है और वो बोलते हैं कि अभी तुझे मालूम पड़ेगा ना कि तुझे खाने की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए और ऐसे ही एक एक करके सारे के सारे एल्फ्स में से उनकी ऑरा बाहर निकलती रहती है और उनकी स्ट्रेंथ जाती है लिक्ट के पास और लिक्ट ये अल्टीमेट मूव मारता है इसके ऊपर। ये मूव इतना खतरनाक होता है कि इसको हमारा ब्लैक बॉय डॉज नहीं कर पाता, उसकी पूरी बॉडी चलने लगती है और आई थिंक इसी के साथ ब्लैक बॉय खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि ब्लैक बॉय का सिर्फ दिल बचा होता है और उसके अंदर से उसका मुंह खुलता है और वो हंसने लगता है और वो बोलता है हील। जैसे ही वो हील बोलता है उसकी बॉडी वापस से रिजनरेट होने लगती है और वो बोलता है मैं तुमसे बोला था ना कि तुम लोग मुझे मार नहीं सकते हो यार। और तभी ही आस्था बोलता है कि इसे मारने के लिए मुझे मेरे स्वॉर्ड को ही यूज करना पड़ेगा। ऐसा बोल के उसके स्वॉर्ड के पास देखता है तो उसके स्वॉर्ड में से बहुत सारा ब्लैक ऑरा निकलता रहता है तो उसको लगता है कि इसकी पावर अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो अपने आप को रेडी करता है अटैक करने के लिए। ब्लैक बॉय पूरी तरह से कटा हुआ रहता है और बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। और तभी ही ब्लैक बॉय अपने बॉडी के अंदर जाता है तो उसको दिखता है कि उसके सामने एक और डीमन होता है और वो बोलता है अरे चीफ कैसे हो आप वो तो मुझे दिख ही रहा है कि आप कैसे हो, मैं देख रहा हूँ कि आप इस वक्त खत्म हो रहे हो, आपने मेरी पावर को तो बहुत कमजोर समझा होगा ना। वेल इस छोटे बच्चे में ताकत तो बहुत है लेकिन इसने मेरे पावर को यूज करना थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया है। वेल बाय बाय चीफ, अब मैं राज करने वाला हूँ। और इसके ठीक बाद हमारा ब्लैक बॉय खत्म हो जाता है। तो इससे मुझे ये तो समझ आया कि भाई आस्था का जो डीमन है ना वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और वो मेरे को लगता है कि डेफिनेटली बाहर आने वाला है और आस्था के ऊपर कंट्रोल करने वाला है, क्योंकि उसने यहाँ पे जो डायलॉग बोला है कि अब मैं राज करूंगा, इसका ये मतलब है कि वो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करने वाला है। और इसी के साथ ये वाली मैजिक खत्म होने वाली होती है, सबके ऊपर से उनका व्हाइट ऑरा उड़ने वाला होता है और ये बैटल यहाँ पे खत्म हो जाता है। और पहली बार हमारी चारोलेट यामी को बोलती है गुड जॉब ह्यूमन, गुड जॉब। लेकिन ब्लैक बॉय के खत्म होने के बाद भी यहाँ पे हर जगह पे वो पर्पल स्लाइम गिरते ही रहते हैं और हमारे सारे के सारे हीरोज भाग भाग के आगे निकलते हैं खुद को बचाने के लिए। पर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होता है, हमारे मैजिक खत्म हो जाती है क्योंकि हमारे जो विज़र्ड किंग होते हैं उनकी बॉडी वापस से स्टोन बनने लगती है और उनकी एक आंख भी गिर जाती है और ऐसे ही हमारे सारे के सारे हीरोज ये पर्पल स्लाइम के अंदर आ जाते हैं। तो क्या ये लोग सब खत्म होने वाले हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसी वक्त यहाँ पे एक और चीज होती है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे ऊपर से एक स्पेशल टेलीपोर्टर खुलता है और उसमें से निकलते हैं हमारे सारे के सारे हीरोज। नोवेल आस्था को पकड़ के बोलती है अरे आस्था, और आस्था पहली बार बोलता है कि नोवेल तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो नोवेल शर्माने लगती है और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये जो मैजिक किया होता है ये किया होता है हमारे ग्रास हॉपर बॉय ने और तो और सस्ते ककाशी ने। और यामी भी यहाँ पे आता है क्योंकि वो यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि उसने पकड़ के रखा होता है हमारे ये इनविजिबल बॉय को। फिर उसके ठीक बाद सब लोग ऊपर से एग्जिट खोलते और मजे से वहां से बाहर निकलते रहते हैं। यहाँ पे सब लोग एकदम खुश होते हैं और उनको लगता है सब कुछ सही हो गया। लेकिन जैसे वो लोग बाहर पहुंचते तो देखते कि अरे बाहर अभी भी वो सब एल्फ्स है जो लोग के ऊपर रेजरेक्शन मैजिक अभी भी चालू है, तो वो लोग पूरे के पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो ये देखने के बाद सबको लगता है कि अरे भाई अभी हमें इन्हें कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। ये लोग सोचते हैं कि हम क्या करें, किसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता रहता है। तो तभी ही पॉटी बोलता है कि मुझे पता है कि हम क्या कर सकते हैं, मेरे अंदर छपरी कैप्टन अभी भी जिंदा है, तो अगर मैं छपरी कैप्टन की पावर को यूज करूं और यहाँ पे वो ट्री बना दूं, उस ट्री से मैं सबको कनेक्ट कर दूं, तो आस्था तुम उस ट्री के ऊपर अपने स्वॉर्ड से मारना और सबकी आत्मा को रिलीज कर देना, तो ऐसे ही सब लोग ठीक हो जाएंगे। वो बोलता है इसको यूज करने के लिए मुझे लेकिन छपरी का ग्रिमरोड लगेगा और मेरे पास वो ग्रिमरोड नहीं है। तभी वहाँ पे हमारा ग्रासहॉपर आता है और बोलता है मैंने ये ग्रिमरोड मेरे पास रखा था, लो आप ले लो। तो ये लेने के बाद वो बोलता है ठीक है मैं रेडी हूँ, आस्था तुम तुम्हारे स्वॉर्ड से मुझे मारो और मेरे अंदर की ये पॉटी की आत्मा को यहाँ से गायब कर दो और तुम्हारे छपरी कैप्टन को वापस लेके आओ। तो आस्था वही करता है और इसमें से पॉटी की आत्मा निकल जाती है और छपरी बॉय वापस से यहाँ पे आ जाता है। वो यहाँ पे आने के बाद बोलता है कि तो अब मैं वापस से अकेला हो गया हूँ, मेरा दोस्त पॉटी अब चला गया। वेल जो भी है मैंने बहुत गलत किया इन लोग के साथ, अब मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अपना ट्री मैजिक यूज करता है और हर जगह पे अपने ट्री को कनेक्ट करता है और तभी ही वहाँ पे आते हैं लिक्ट अपने मैजिक से सबको कनेक्ट करते हैं और सबके सब एल्फ्स को एक साथ जोड़ देते हैं ट्री के साथ। फिर ऐसे ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ट्री उग जाता है। तो फिर आस्था को ये लोग बोलते हैं कि आस्था तुम तुम्हारा मैजिक वाला स्वॉर्ड मारो ये ट्री के ऊपर और इन सबको मुक्त कर दो। तो आस्था वही करता है, वो स्वॉर्ड को मारता है वो ट्री के ऊपर, ऐसे ही सारे के सारे एल्फ्स की आत्मा सारे के सारे मैजिक नाइट्स में से निकल के बाहर उड़ने लगती है। और ये वाला सीन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, ये ट्री चमक रहा होता है और सारे के सारे एल्फ्स की आत्मा हवा में उड़ रही होती है। लेकिन यहाँ पे हमारा पोलियो वाला लायन, फाना और तो और सिया, ये तीनों ही बच जाते हैं क्योंकि इन लोग के लिए नई बॉडी बना दी गई होती है, तो इन लोग की आत्मा एक प्रॉपर बॉडी के अंदर होती है और यहाँ से लिफ्ट की भी आत्मा उसके बॉडी से निकल के जा रही होती है और ऐसे ही सारे के सारे एल्फ्स यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन निकलने के ठीक पहले चार्लोट की आत्मा बोलती है कि यामी तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वेल कम से कम मैं ऑनेस्ट हूँ, ये बॉडी के ओनर के जैसे तो नहीं हूँ जो तुम्हारे सामने हमेशा ऑकवर्ड हो जाती है। फिर उसके बाद एक एक करके सबकी आत्मा ऊपर जाती है और ये सीन पूरी तरह से एंड होने लगता है। लेकिन तभी ही लिफ्ट को सब लोग गुड बाय बोलते हैं और यहाँ तक कि यूनो के अंदर जो इनका बच्चा होता है उसकी भी आत्मा वहां से निकल लेती है। तभी हमारा सस्ता ककाशी बोलता है कि मेरे पास एक स्पेल है जिसको मैं यूज करूंगा, ये स्पेल मैं सिर्फ उसी के साथ यूज कर सकता हूँ जिसके साथ मेरा बॉन्डिंग अच्छा हो और जिसको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, और लकीली ये तुम हो पॉटी, ऐसा वो बोलता है और वो स्पेल यूज करता है और वो वापस से पॉटी को रेजोरेट कर लेता है। तो भाई हमारे ये बंदे के पास सिर्फ कॉर्प्स को यूज करने की ताकत नहीं है, वो लोगों को रेजोरेट भी कर सकता है। तो भाई पॉटी तो वापस से आ गया ये दो दुनिया में। तो चलो एक चीज तो अच्छा हो गया, पॉटी इस वक्त सुधर चुका
चुका तो हम उसे शायद माफ कर सकते हैं। उसके बाद ये लोग यहाँ से अपना मैजिक यूज करके निकल लेते हैं। मीनवेल पॉटी जाता है और हमारे छपरी बॉय से गले लग के बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो छपरी बॉय बोलता है कि मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन हाँ मुझे भी किसी से माफी मांगनी है, प्लीज यामी तुम मुझे महोदय के पास लेके चलो। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे विजिट्स यहाँ पे बैठ के हर एक चीज को ठीक करते रहते हैं और आस्था की बॉडी एकदम पेन में होती है और मिमोसा उसको ठीक कर रही होती है। ये देखने में हमारे फर्स्ट महोदय और नेरो दोनों ही बोलते हैं कि आस्था बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने पूरा फाइट एंडोर किया और उसके बाद इसके बॉडी में पेन होने लगा। तभी मिमोसा और नोवेल दोनों ही बोलते हैं ये आदमी कौन है, इसकी बॉडी एकदम स्टोन से बनी हुई है। तो आस्था उनको बोलते हैं कि अरे ये तो हमारे सबसे पहले वाले महोदय हैं। और तभी नेरो वहाँ पे आती है और बोलती है कि आस्था मैं नेरो हूँ तुम्हारी बर्ड। तो नेरो को देख के आस्था बोलता है अच्छा, अरे मैं तो बहुत खुश हुई कि तुम एक ऐसी चिड़िया जो कि इंसान बन सकती हो। तो नेरो बोलती है अबे गधे, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो चिड़िया बन सकती है। फिर उसके बाद हमारे महोदय भी टूटने लगते हैं और वो उनके स्टोन फॉर्म में वापस से आ जाते हैं और वो टूट के क्रम्बल होने लगते हैं। तो उसका हाथ पकड़ के नेरो रोने लगती है, लेकिन तभी ही बात करते करते वो नेरो को थैंक्स बोलते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में जो दिखाते हैं वो देख के तो मेरा दिमाग ही फट गया। यहाँ पे ये छोटा बच्चा बोलता है कि यो मैं किसी तरह से तो बच गया, लेकिन मैं छोटा हो गया हूँ। बाय द वे गाइस, मैं ही हूँ तुम्हारा विज़र्ड किंग। हमारे महोदय जिंदा है अभी, लेकिन वो एक छोटे बच्चे में कन्वर्ट हो गए हैं, ये सब कैसे हुआ? और तभी महोदय हमको बताते हैं कि वो यहाँ पे बहुत टाइम पहले आए थे और तभी वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक मैजिकल आइटम था जिसका नाम था स्वॉलो टेल। ये मैजिकल आइटम कोई और मैजिकल आइटम नहीं, वही मैजिकल आइटम है जिसे हमारे पहले विज़र्ड किंग ने बनाया था और जिसका यूज हुआ था सारे के सारे एल्व्स को मारने के लिए। वो बोलते कि मैंने जब ये मैजिकल आइटम देखा तो मैंने ये देखा कि असल में मैजिक स्टोर कर सकता है। तो मैं धीरे धीरे इसके अंदर मेरा मैजिक स्टोर करता गया इस इवेंट में कि कभी क्या पता कोई मुझे खत्म कर दे तो मैं अपनी मैजिक को वापस से यूज करके वापस से जिंदा हो सकूं। तो लेकिन मैं इसके अंदर इतना मैजिक स्टोर नहीं कर पाया कि मैं कोई बड़ा आदमी तक बन पाऊं, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत मैजिक स्टोर किया था और अब जब मैं खत्म हो गया तो इसका मैजिक एक्टिवेट हुआ और मैं वापस से जिंदा हो गया, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटा बच्चा बन गया हूँ। और तभी यहाँ पे हमारा छपरी बॉय बोलता है कि महोदय प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो महोदय बोलते हैं देखो तुमने गलती तो बहुत बड़ी की है और इसकी तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हारी ये गलती को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ इसमें मेरी भी जिम्मेदारी है क्योंकि मैंने ही तुम्हें कैप्टन बनाया था। बोलते कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें तो इस चीज की सजा में देने वाला हूँ, लेकिन अभी हमें आगे की चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। फिर ये सब सुन के हमारा छपरी बॉय रोने लगता है और बोलता है कि सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी मेरे ग्रिम रोड को आपके अगेंस्ट नहीं यूज करूंगा। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे चारों मेन हीरोज जो कि होते हैं मिमोसा, आस्था, नोवेल और नेरो, ये लोग मिलते हैं हमारे छोटू महोदय से और वो लोग उनसे बात करते हैं। तब छोटू महोदय उनको बताते हैं कि मैं महोदय हूँ, ये है वो है, और पूरी बात उनको बताते हैं। तो महोदय बोलते हैं तुम चारों ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे तुम चारों का काम बहुत पसंद आया। वो बोलते हैं लेकिन यहाँ पे 3 प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं पहला प्रॉब्लम ये है कि हमारे किंगडम में अभी विज़र्ड किंग नहीं है। तो यहाँ बोलते हैं अबे तू है तो यहाँ पे? वो बोलते हैं हाँ मैं हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं छोटा हो चुका हूँ और उसके साथ साथ मेरी मैजिकल पावर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इस वजह से हमारे जो आसपास के किंगडम है वो हम पे हमला कर सकते हैं और वो लोग हम पे हमला करके इस चीज का फायदा उठाएंगे कि वो लोग हमारे किंगडम को इन्वेड करे और यहाँ की सारी ताकत खुद के पास खींच सके। और तभी आस्था पूछते हैं सर मेरा एक सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप छोटे कैसे हो गए? तो महोदय उसको बताते हैं कि देखो एक दिन मैं जंगल में घूम रहा था और तब मुझे वहाँ पे एक मैजिकल आइटम मिला जिसका नाम स्वॉलो टेल था। उस मैजिकल आइटम के अंदर मैंने मेरी ताकत को डालते गया और इसी वजह से मेरे सर के ऊपर एक स्टार वाला मार्क था, क्योंकि मैं मेरी मैजिकल पावर और मेरी लाइफ फोर्स को उसके अंदर डाल रहा था। और उसी की वजह से आज जब मैं खत्म हो गया था तो मेरे वो सारी की सारी लाइफ फोर्स और मैजिकल एनर्जी ने मुझे वापस से जिंदा किया है। तो ये सुन के हमारी नेरो के आंखों में खुशी के आंसू आते कि उसकी मैजिक ने किसी तरह से लोगों की मदद की है। और तभी ही महोदय जाते हैं भाग के नेरो के पास और बोलते हैं अरे तुम तो हमारी नई गेस्ट हो, तुम्हारे पास कौन सा मैजिक है, मुझे बताओ। तो ये देख के हमारी तीनों गर्ल्स बोलते हैं कि हाँ महोदय तो चेंज नहीं हुए हैं बिल्कुल भी। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अच्छा 2 और प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं कि जो ये 2 प्रॉब्लम है मैं उनको एक सीक्रेट रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। पहला प्रॉब्लम ये है कि हमारा क्लोवर किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा आसपास के किंगडम से, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आस्था तुम मर जाओगे। तो ये सुन के सबका दिमाग फट जाता है कि आस्था कैसे मरेगा, ये क्या हो रहा है। और यहाँ में आस्था को देख के अपना हाथ जोड़ के अपने प्रेयर्स बोलता है कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। ये सीन बहुत फनी होता है। तो तभी आस्था पूछता है कि सर मैं क्यों मरने वाला हूँ, सर मुझे एक्सप्लेन करिए। तो महोदय बोलते हैं कि देखो आस्था तुम्हारी जो ताकत है वो असल में एक डीमन से आती है और ये बात इन सबको पता चल चुकी है कि डेविल की वजह से तुम्हें ताकत मिली हुई है और सब लोग ये रिसेंट इवेंट का इल्जाम तुम्हारे ऊपर डालेंगे कि तुम्हारे वजह से डेविल यहाँ पे आया था और उसने ये तुम्हारी ताकत डाली है। तो इससे बचने के लिए हमें तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात ये है कि तुम्हें एक कर्स लगा हुआ है और वो है, उस कर्स का नाम है वेग, WEG, और ये वो तुम्हारे जो एक सींग उगती है उसको बोल रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद नेरो दिखाती है कि उसके पास भी सिंग है, जब वो बोलती है कि मैंने भी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और मेरे पास भी सिंग आ चुके हैं। तभी हमारे महोदय बोलते हैं कि देखो आस्था तुम्हारे ऊपर अभी जजमेंट होगा जिसके अंदर मोस्टली सब रॉयल फैमिली बैठी होती है और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है हमारे किंग के फैमिली को, तो वो लोग मोस्टली जजमेंट तुम्हारे अगेंस्ट ही डालेंगे। वेल आस्था देखो यहाँ पे हमारे पास 3 किंगडम है जो हमारे आसपास में है। हमारे क्लोवर किंगडम के सबसे सामने आता है डायमंड किंगडम जो की एक बहुत ही एग्रेसिव किंगडम है, उनका मैजिक के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है। दूसरा आता है हार्ट किंगडम जो की एक नेचुरल किंगडम है और उनके पास यूनिक मैजिक है। और तीसरा आता है स्पेड
शेड किंगडम। ये किंगडम बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पे बहुत सारी मिस्ट्रीज होती है और यहाँ पे डीमंस के सर्वेंट्स भी होते हैं। वो बोलते हैं कि अभी देखो आस्था, जो भी ये सब अटैक हुआ है उसमें हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये अटैक एक डेविल ने कराया था, और सारे के सारे हमारे मैजिकल नाइट्स एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं कि वो लोग ने एक दूसरे के ऊपर अटैक क्यों किया। तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो लोगों ने अटैक नहीं किया था एक दूसरे के ऊपर, उन लोग को कोई और मैनिपुलेट कर रहा था। लेकिन इसको प्रूफ करने के चक्कर में हम लोग ये प्रूफ कर दें कि डेविल एग्जिस्ट करता है और उसके साथ ही साथ वो डेविल तुम हो, ऐसा प्रूफ होगा। तो इस वजह से तुम्हारी मौत तो पक्की है। और इन सबको जज करने वाला है ऑफ कोर्स वही पार्लियामेंट के अंदर। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पता नहीं कैसे लेकिन बूहा ने हमारे किंग को बचा लिया होता है और हमारा किंग रो रहा होता है और बोलता है बूहा तुम यहाँ के हीरो हो। और बूहा खुद शॉक में रहता है कि ये सब कैसे हुआ। तभी बूहा बोलता है कि मैं तो बस यहाँ से उड़ के भाग रहा था क्योंकि पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो रहा था, लेकिन तभी ही किंग ऊपर से मेरे ऊपर गिरे और उनको लगा कि मैंने उनको बचा लिया है। वेल जो भी हो, अब मैं यहाँ का शान तो लूंगा। बूहा एकदम खुशी खुशी बैठा रहता है और बोलता है कि हाँ किंग ये सब मैंने किया है, मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हूँ, ये है वो है। लेकिन तभी यहाँ पे 4 और मेजेस आते हैं जो कि किंग के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं और वो लोग अपने अटैक से हमला करते हैं कि तभी वहाँ पे एक ही बंदा आता है और वो अपना मैजिक यूज करके इन सब के मैजिक को छोटा कर देता है। और ये बंदा असल में किंग के फैमिली का बंदा होता है और इसके पास होता है जजमेंट वाली पावर। इसके पावर से सामने वाले की पावर को ऑलमोस्ट खत्म कर सकता है और ये बंदा बहुत ही बैड एस दिखता है। इसका नाम होता है डोमिनेशन कीरा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे मैजिकल नाइट्स सिटी को रिबिल्ड कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और वो आस्था से हाथ मिला के बोलता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं पार्लियामेंट में काम करता हूँ, बाय द वे क्या आप मेरे साथ मैजिक पार्लियामेंट में चलोगे? वहाँ पे हमें आपसे थोड़ी बातें करनी और जानना है कि आपके फाइट असल में कैसे हुआ था। तो आस्था बोलता है ठीक है, ऐसा बोल के वहाँ पे निकल लेता है। बोलता है कि अगर मैं जाके उनको सब कुछ एक्सप्लेन करूँ तो शायद वो लोग मेरी बातें समझ जाएंगे और ये लोग वहाँ पे नेरो को भी लेके जाते हैं। आस्था यहाँ पे मजे से घुसता है और जैसे ही अंदर घुसता तो इसके हाथ में ये लोग हथकड़ी बांध देते हैं और बोलते हैं अब तेरा जजमेंट स्टार्ट होने वाला है आस्था। और यहाँ पे हमारा डोमिनेटर कीरा पहुंच जाता है और वो यहाँ पे खड़ा होता है आस्था के ऊपर उसका जजमेंट पास करने के लिए। मीनवाइल हमारा किंग बैठा होता है और उसके बगल में बूहा उसकी चापलूसी करता रहता है। ये लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे को ये मालूम पड़ा है कि आस्था जो है वो एक डेविल का बच्चा है और उसके अंदर एक डेविल है। मीनवाइल ये जो लड़की है इसके अंदर क्या है वो हमें नहीं पता क्योंकि इसके पास डेविल के सींग है और उसके साथ ही साथ ये लड़की का कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो ये दोनों मिलकर डेविल हमारे सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो हमें इन्हें खत्म करना पड़ेगा। उसके ठीक बाद डोमिनेटर जाता है आस्था के पास और उसके कान में बोलता है कि बेटा तू कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि देख अब मैं यहाँ पे कुछ लेके आने वाला हूँ। तभी वो वहाँ पे मारी को लेके आता है और सबको बोलता है कि देखो अगर ये बोलता है कि डेविल एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये लड़की जो एक 5-6 साल की बच्ची है जिसका नाम मारी है, इसने हमारे पूरे किंगडम के ऊपर हमला किया था अपने आंखों के मैजिक से। तो हमें इसे खत्म करना पड़ेगा क्योंकि इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये अपने मन से अटैक की थी, इसको किसी ने मैनिपुलेट नहीं किया था। तो ये देखना आस्था बोलता है कि तुम ये लोग क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं है, हम लोग को मैनिपुलेट किया गया था वो एल्फ के अटैक की वजह से, ये सब एल्फ की वजह से हुआ है। और तभी ये सारे के सारे मेजेस अपना वॉन्ड उठाते हैं और वो मारी के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। लेकिन तभी आस्था अपने डीमन फॉर्म में आता है और मारी को बचा लेता है। ये देख के सब लोग बोलते हैं कि देखो ये बंदा सही में एक डेविल है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मारी के जो चर्च पे यहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है कि सिस्टर हमें मारी को कोर्ट रूम में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हमें उससे थोड़े सवाल जवाब करने हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा बोल के वो लोग मारी को कोर्ट रूम में लेके जाते हैं। ये असल में एक बैक स्टोरी होता है। उसके ठीक बाद सारे के सारे न्यूज़पेपर में छप गया होता है कि आस्था एक डेविल है और वो ये सिटी का दुश्मन है। ये चीज हमारे हाजी विलेज में सब लोग पढ़ते हैं और सबको गुस्सा आता है, स्पेशली हमारे फादर को गुस्सा आता है जो कि प्रीस्ट होते हैं और जिन्होंने आस्था को अडॉप्ट किया होता है। उसके साथ साथ सिस्टर भी बहुत गुस्से में रहती है। उसके बाद जेल के अंदर हमारे सारे के सारे बॉयज होते हैं जो लोगों को गुस्सा आता है। जेल के अंदर होते हैं हमारा ग्रास हॉपर बॉय, सस्ता कक्का काशी, ये मैड साइंटिस्ट, उसके साथ ही साथ हमारा इनविजिबल बॉय, चेन बॉय, ये सब लोग जेल में होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं जेल वाला। मीनवाइल जैक द रिपर इन लोग की निगरानी देते रहा होता है। फिर यही बात गोल्डन डॉन में मालूम पड़ता है जहाँ पे मिमोसा देखती है, हमारा चश्मिश देखता है और तो और मोटू भी देखता है। तभी मिमोसा बोलती है कि अगर डोमिनेटर भाई ने ये सब किया है तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वो बंदा हर एक को जज करता है और उसका जजिंग वाला पावर बहुत खतरनाक है। उसने यहाँ तक कि अपने खुद के फादर को भी जज किया और करंट किंग को भी जज किया हुआ है। वो किसी के भी क्राइम को नहीं छोड़ता और उसके दिमाग में जो बैड या क्रिमिनल है वो हमेशा क्रिमिनल साबित ही होता है। और यहाँ पे आस्था अपने डबल फॉर्म में बैठा होता है मारी को बचाते हुए। वो बोलता है मारी तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मैं बचाऊंगा, मैं इन सबसे लड़ने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पे सब लोग आस्था को डबल फॉर्म में देख के टेंशन में आ जाते हैं, बोलते हैं कि अब तो खत्म भाई, इसको ऑन द स्पॉट एक्सीक्यूट करो इस बंदे को, खत्म करो इसको, ये बंदा बहुत खतरनाक है। सब डरने लगते हैं ऐसे ही। और तभी हमारा डोमिनेटर अपना वो जजिंग वाला लेके जाता है स्केल और दिखाता है आस्था को, बोलता है देखो आस्था तुम्हारा साइड इस वक्त बहुत ही नीचे दब चुका है, तुम गिल्टी प्रूव हो रहे हो। और हमारी नेरो वहाँ पे शांति से मस्त खड़ी रहती है क्योंकि उसे पता है कि जितना वो शांत खड़ी रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन तभी ही यहाँ पे एंट्री होती है हमारे ब्लैक बुल्स की। सब लोग यहाँ पे आके खड़े होके बोलते हैं अगर तुम्हें हमारे बंदे के ऊपर हमला करना है तो तुम्हें हमसे लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लैक बुल्स का हर एक मेंबर गुस्से में खड़ा रहता है और रेडी रहता है लड़ने के लिए। वो बोलते हैं कि हम लड़ेंगे, मर मिटेंगे, लेकिन तुम्हें आस्था को हाथ नहीं लगाने देंगे। और तभी हमारा यामी बोलता है कि अब भाई लोग बहुत टाइम तुमने स्पेंड कर लिया, मुझे हमारे आस्था को वापस दे दो, ठीक है। यामी बोलते हैं कि मुझे कहा गया था कि ये वाला ट्रायल 2 दिन बाद होने वाला है, तो तुमने मुझे बगैर बताए आस्था को यहाँ पे कैसे लेके आ गए। तभी हमारा डोमिनेटर बोलता है तुम्हें पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग बहुत बड़ा क्राइम कमिट कर रहे हो। ब्लैक बुल्स तुम्हें पता है तुमने यहाँ पे पार्लियामेंट को डिस्ट्रॉय किया जिस वजह से तुम्हारे पूरे स्क्वाड को मैं एक्सिक्यूट कर सकता हूँ। तो यामी बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुझे जो करना है कर, मैं तुझे आस्था को हाथ नहीं लगाने दूंगा। ऐसे बोल के हमारे सारे के सारे ब्लैक बुल्स अंदर चार्ज करते हैं। लेकिन भाई गाची तो गधा है एक नंबर का, वो आस्था के ऊपर हमला
करता रहता है, बोलता है ओए आस्था मेरी बहन को छोड़, तूने उसे हाथ कैसे लगाया, ऐसा बोल के वो अटैक करना स्टार्ट करता है, वो पूरे पार्लियामेंट को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी यामी जाता है हमारी नेरो के पास और उसको बोलता है ये भी हमारे स्क्वाड की ही मेंबर है, तुमने मेरे 2 स्क्वाड के मेंबर को कैसे हाथ लगाया। तो नेरो बोलती है मैं आपके स्क्वाड में नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं आपके स्क्वाड के लायक नहीं हूँ। तो यामी बोलता है अबे ओए नौटंकी मत कर, तू हम लोग के साथ डे 1 से है और अभी भी तू हमारे साथ ही रहेगी, चल ये ले। ऐसा बोल के वो नेरो को ब्लैक बुल का रोप देता है और सब लोग नेरो को अपने ब्लैक बुल्स में इन्वाइट करते हैं। तो नेरो एकदम खुश हो जाती है रोप पहन के और फिर वो अपने मैजिक को यूज करती है, सीलिंग मैजिक इटर्नल प्रिजन, ऐसा बोल के वो अपने हाथ की हथकड़ी तोड़ देती है और वो रेडी हो जाती है ब्लैक बुल्स के साइड से लड़ने के लिए। और तभी डोमिनेटर बोलता है कि देखो तुम लोग को पता नहीं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे ये बच्चे को और बुरा दिखा रहे हो। ऐसा बोल के वो अपना मैजिक यूज करता है और सबका मैजिकल आइटम को छोटा कर देता है और बोलता है देखो ये जजमेंट वाले स्केल को, ये स्केल पूरी तरह से नीचे दब चुका है, यहाँ पे सब लोग आस्था को हेट करते हैं और उसे हमें एक्सिक्यूट करना ही पड़ेगा। और तभी आस्था अपना स्वॉर्ड निकालता है और उससे यहाँ का सबका मैजिक खींचने लगता है अपने अंदर और वो डोमिनेटर के मैजिक को अपने अंदर खींच देता है और सबका मैजिक वापस नॉर्मल हो जाता है। फिर ये देखने के बाद यामी खुश होता है और भाग के जाता है डोमिनेटर के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे हमारे चोटी वाले बाबा और तो और लायन बॉय आ जाते हैं और वो इन दोनों को रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पास है ऑफिशियल लेटर महोदय के पास से, ये लेटर पढ़ो। तो वो लेटर में लिखा होता है कि मैजिक नाइट्स जो कि है उन लोग को ये कहा गया है कि वो लोगों को ब्लैक बुल्स के सब लोग को भेजना है एक ऐसे मिशन पे जहाँ पे वो लोग जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे डेविल के पावर के बारे में और ढूंढ के निकालेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आस्था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है और ये लेटर को लाए होते हैं हमारे लायन बॉय और तो और चोटी वाले बाबा जो कि दोनों के दोनों रॉयल्टी से। तो इसी वजह से इस लेटर की अहमियत और बढ़ जाएगी और इसको भेजा होता है हमारे महोदय ने। तो ये लोग वो लेटर पढ़ते हैं और बोलते हैं ठीक है अभी हम आस्था को टाइम देते हैं ये सब करने के लिए। फिर उसके बाद सब लोग यहाँ पे शांति से निकल जाते हैं और आस्था को जीने का मौका मिल जाता है। तभी मारी जाती है गाची के पास और बोलती है भाई तुम क्या कर रहे थे, तुम आस्था के ऊपर हमला क्यों कर रहे थे। मीनवाइल नोवेल जाके बोलती है चोटी वाले बाबा मेरे बड़े भाई थैंक यू सो मच, आपने हमारी हेल्प। तो वो बोलता है मैंने कोई हेल्प नहीं की, तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तो तुम्हें बोलना चाहिए महोदय को। उसके बाद चोटी वाले बाबा एक ब्रेसलेट देते हैं आस्था को, बोलते हैं आस्था ये ब्रेसलेट पहन लो ताकि हमें हमेशा तुम्हारी लोकेशन पता चलता है ताकि तुम यहाँ से भाग न जाओ। तो आस्था बोलते हैं मैं नहीं भागने वाला। तो चोटी वाले बाबा बोलते हैं हमें पता है लेकिन हमें लोगों को दिखाना है कि तुम नहीं भागने वाले हो। तो आस्था बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद सारे के सारे ब्लैक बुल्स जाते हैं आस्था को गले लगाते हैं, बोलते हैं आस्था चलो अच्छा है कि तुम वापस से हमारे पास आ गए और अब हम ये मिशन को अकम्प्लिश करेंगे। फिर उसके बाद हमारा डोमिनेटर जाता है महोदय के पास और बोलता है कि आपने ऐसा जजमेंट क्यों दिया। तो महोदय बोलते हैं कि देखो ये लड़का हमारे सिटी के लिए बहुत अच्छा है और तो और ये लड़का एकदम प्योर दिल वाला है, ये कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, तुम्हें डेविल के पावर के बारे में नहीं पता है, तो इसीलिए मैंने उन्हें भेजा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और अगर आस्था ने कुछ भी गलत काम किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे के सारे मैजिकल नाइट्स और तो और मैं खुद उठाएंगे, ये हम सबने साइन करके दिया है तुम्हें। तो डोमिनेटर बोलता है चलो अच्छा ठीक है, ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है। उसके ठीक बाद यहाँ पे आते हैं मशरूम बॉय, वो हमारे महोदय को देख के खुशी से रोने लगते हैं, बोलते हैं महोदय आप ठीक हो, मैं बहुत खुश हूँ। महोदय बोलते हैं हाँ मैं ठीक तो हूँ लेकिन मैं बच्चा बन गया हूँ। उसके बाद महोदय मशरूम बॉय को गले लगाता है और मशरूम बॉय बोलते चलो ठीक है महोदय अब आप आपके काम पे लग जाओ, पेपर वर्क करो। फिर इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था नॉर्मली ठीक हो चुका होता है, वो मस्त अपने ब्लैक बुल्स वाले घर में हर एक डेली वाला काम कर रहा होता है, साफ सफाई कर रहा होता है, डॉग्स को खाना खिला रहा होता है और ऐसे ही रहता है। तभी उसके पास यामी आता है और बोलता है ओए आस्था सुन, अभी हमें जाना है हमारी वो चार्लोट के पास और उसके पास जाके हमें उससे बात करना है कर्ज के बारे में ताकि हम तेरे बारे में और जान सके। चार्लोट के ऊपर भी एक कर्ज था तो शायद से उसको आइडिया हो सकता है, ठीक है। तो आस्था बोलता है ओके। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि चार्लोट अपने बेड पे लेटी हुई होती है और उसके बगल में होती है हमारी टॉम बॉय, वो उससे बात करती है और बोलती है कि और बड़ी बहन अभी आप कैसा फील कर रहे हो। तो चार्लोट बोलती है कि मैं अच्छा फील करूं लेकिन मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम लोग के ऊपर अटैक किया और मैं एक बुरी इंसान बन गई थी। तो वो बोलती है कि हमें पता है कि आप असल में एल्फ के इन्फ्लुएंस पे थी इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ, इसमें आपकी गलती नहीं है। और फिर तभी चार्लोट को याद आता है वही सब सीन जो उसने यामी के साथ टाइम स्पेंड किया होता है जब वो उसके एल्फ वाले फॉर्म में होती है। तो बोलती है अच्छा ये सब सपना नहीं था, अरे बाप रे मैं यामी के इतने करीब थी, ऐसा कैसे हो गया। और उसके ठीक बाद जब वो अपना मुंडी पीछे घुमाती है तो देखती है कि उसके ठीक सामने यामी खड़ा होता है कुछ एप्पल्स के साथ। तो वो यामी को देख के बोलती है अरे यामी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यामी बोलता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हें देखने आया था कि तुम इस वक्त कैसा फील कर रही हो। तो चार्लोट एकदम टेंशन में आ जाती है और वो हमारी टॉम बॉय को आंख मार के बोलती है कि तुम यहाँ से इसको बाहर निकालो। लेकिन टॉम बॉय को लगता है कि शायद वो ये बोल रही है कि तुम मुझे और यामी को ये रूम में अकेले छोड़ दो, हमें कुछ बात करनी है। तो टॉम बॉय बोलती है हाँ बात तो सही है, यामी ने आपकी जान बचाई थी तो मैं निकलती हूँ यहाँ से। फिर वो यामी से थोड़ा बात करते हो, यामी उसको प्रॉब्लम बताता है, बोलता है कि तुम बहुत ऑकवर्ड हो, तुम हमेशा ट्रबल क्रिएट करती हो हमारे लिए और तो और तुम बहुत परेशान करती हो मुझे। तो ये सब सुन के एकदम से हमारे चार्लोट के पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो बोलता है कि मुझे उस टॉपिक के बारे में बात करना है जब तुमने मुझसे बात की थी वो स्पेल के बारे में। तो चार्लोट के दिमाग में आता है कि शायद यामी को ये तो नहीं पता चला कि मेरे लिए मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स है। तो वो एकदम टेंशन में आ जाती है। यामी बोलता है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ और यही सुन के चार्लोट जोर से चिल्लाती है और वहां से खड़ी होकर भागने लगती है। वो बाहर एकदम दूर तक भाग के निकलते रहती है, एकदम फुल स्पीड में भागती है वो, क्योंकि वो शर्मा रही होती है। और ऐसे भागते भागते वो रोड पे बहुत सारे लोगों का हेल्प भी कर देती है। लकीली वो इतना तेज भागती है वो पानी के ऊपर चलते आगे निकल जाती है। फिर वो एक छत के ऊपर बैठ के बोलते कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने यामी को मेरे से दूर क्यों भगाया, मैं उसके सामने आ भी नहीं सकी और मैंने उसे अपनी बात बताई भी नहीं। वो तो ये सोच रहा होगा कि मैं कोई टाइप की पागल हूँ। फिर उसके बाद चार्लोट वापस से अपने दिमाग में उसका फ्लैशबैक लाती है कैसे वो यामी से मिली थी और कैसे उसको यामी से प्यार हो गया था। ऐसी वो सोचती और फिर वो खड़े होकर बोलती ठीक है अब मैं यामी को मेरी फीलिंग्स बताऊंगी। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ती
करती है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वो उसके क्लैन के साथ खड़ी रहती है और बोलती है मेरे स्क्वाड्स की सारी लड़कियों, अब तुम लोग के सामने मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारा स्क्वाड एक ऑल गर्ल्स स्क्वाड है और हम लोग लड़कों के ऊपर बिल्कुल भी रिलाय नहीं करते हैं, लेकिन मैं इसके लिए भी रेडी हूँ कि मैं ये अनाउंसमेंट करने के बाद हमारा स्क्वाड के लीडर का पोजीशन मैं छोड़ने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ब्लैक बुल्स के कैप्टन यामी से प्यार करती हूँ। वो ऐसा बोलती है और इसके बोलने के बाद यहाँ पे 10 सेकंड के लिए सब लोग एकदम शांत हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो एकदम अमेजिंग होता है। सारी की सारी गर्ल्स खुशी से चिल्लाने लगती है और वो चेयर अप करती रहती है हमारी चार्लोट को, बोलते कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप एकदम परफेक्ट मैच हो, आप लोग का रोमांस तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर सारी लड़कियां खुद के फीलिंग्स कन्फेस करती है, बोलती कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है, मैं भी उसका छुप छुप के मिलती थी, ऐसे करके सब लड़कियां बोलती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारी टॉम बॉय ही रहती है जो एकदम अकेली रहती है। और फिर उसके बाद सारी की सारी लड़कियां हमारी चार्लोट को इनकरेज करती है यामी के साथ डेट पे जाने के लिए और उसको अपने दिल की बात बताने के लिए। उसमें से एक लड़की बोलती है कि आप सर यामी के साथ खाना खाने के लिए डेट पे जाइए और वहां पे आप उनको अपने दिल की बात बता सकती हो, और वैसे भी आप तो इतनी ब्यूटीफुल हो कि आपको तो कोई लड़का कभी मना करेगा ही नहीं, यामी तो पहले से आपके प्यार में रहेगा। ये सब सुन के हमारे चार्लोट का दिल और पिघलता है और वो और शर्मा लगती है। लेकिन तभी ही यहाँ पे यामी आ जाता है आस्था के साथ, और यामी को देख के तो भाई चार्लोट का दिमाग फटने लगता है। वो बोलती है कि तुम ये टाइम पे यहाँ पे क्यों आ गए, और यहाँ पे तो चार्लोट एकदम जोकर के जैसे दिखते रहे। लेकिन सारी की सारी गर्ल्स उसको पुश करके यामी के पास लेके जाती है और बोलती है प्लीज आप अभी कन्फेस कर लीजिए इनसे। तो यहाँ पे यामी और चार्लोट एकदम फेस टू फेस खड़े होते हैं। तभी यामी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में कैसा फील करती हो। तो चार्लोट को लगता है क्या यामी को मेरी फीलिंग्स कैसे पता चल गई, लेकिन तभी यामी बोलता है मैं जानता हूँ कि तू मुझे नफरत करती है, लेकिन मैं यहाँ पे मेरे एक स्क्वाड मेट के लिए आया हूँ। और ये सुन के सारी की सारी लड़कियों का दिल टूट जाता है। उनको लगता है कि भाई यामी कितना बड़ा गधा है। लेकिन तभी आस्था बीच में आता है और बोलता है नहीं कैप्टन यामी, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि हमारी कैप्टन चार्लोट आपसे नफरत नहीं करती है, वो आपको ट्रस्ट करती है, क्योंकि ये जिस तरह से आपके सामने एक्ट करती है सेम टू सेम वैसा नोवेल मेरे सामने एक्ट करती है। तो मुझे ये लग रहा है कि आप पे ट्रस्ट तो बहुत करती है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि वो आपसे नफरत करती है। तो फिर यामी बोलता है अच्छा तो नोवेल तेरे सामने ऐसे एक्ट करते हो, तुझे बिल्कुल भी एम्बैरेस फील नहीं होता है। तो आस्था बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आखिर मैं नोवेल का इतना अच्छा दोस्त जो हूँ। फिर उसके बाद आस्था जाता है और कैप्टन चार्लोट की पीठ पे उनको थपकी मार के बोलता है कि मैम आप ये कर सकती हो, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत ट्रस्ट है कैप्टन यामी पे, क्योंकि आप और कैप्टन यामी हमेशा लाइफ और डेथ सिचुएशन के साथ हो चुके हो, तो आप लोग में बहुत ट्रस्ट है। ये देख के तो हमारे टॉम बॉय आस्था को पकड़ते बोले तूने कैप्टन को हाथ कैसे लगाया। फिर उसके बाद चार्लोट यामी को बोलती है कि यामी क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे, तब मैं तुम्हें वहां से बात करूंगी। तो यामी बोलता है ठीक है। उसके बाद ये लोग मस्त डिनर पे बैठे होते और यहाँ पे हमारी टॉम बॉय छुप छुप के सब कुछ देख रही होती है और यहाँ पे हमारी चार्लोट का दिल बहुत जोर जोर से धड़धड़ा रहा होता है। फिर यामी बोलता है मुझे तुमसे जिस टॉपिक पे बात करना है वो ये है कि तुम्हारा ये जो रोज वाला कर्ज है मुझे उसके बारे में बताओ। वो बोलता है कि हम ब्लैक बुल्स को ये मिशन दिया गया कि हम लोग को कर्ज के बारे में जानना है और आस्था को बचाना है, तो इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत लगेगी। फिर हमें चार्लोट बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके ऊपर एक मेज ने कर्ज मैजिक कर दिया था जो कि उसके 18 साल की उम्र पे खुद ही एक्टिवेट हो गया था। इस कर्ज मैजिक को तोड़ना कैसे उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता है। फिर वो कहती है कि अगर तुम्हें कर्ज के बारे में जानना ही है तो तुम्हारे खुद की टीम में एक बंदा है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, और ये बंदा कोई और नहीं हमारा जोकर बॉय है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जोकर बॉय ने हमारी नेरो का भी एक डॉल बना दिया होता है और वो एकदम खुशी खुशी स्माइल कर रहा होता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यामी बात करता है हमारे जोकर बॉय से और बोलता है कि तुम तो कर्ज मैजिक में काम करते हो और तुम्हारी पूरी फैमिली को भी कर्ज मैजिक आता है, तो तुम एक काम करो, तुम आस्था के साथ जाओ तुम्हारे विलेज में और तुम्हारे घर वालों से बात करो कर्ज मैजिक के बारे में और जान क्या हो कि तुम ये कर्ज मैजिक को कैसे यूज कर सकते हो और हम लोग आस्था को कैसे ठीक कर सकते हैं और उसके डेविल के बारे में हम कैसे कैसे जान सकते हैं। तो ये सुनने के बाद हमारा जोकर बॉय बोलता है कि ठीक है, जो कर्ज मैजिक है वो तो हमें डीमन से मिला हुआ है और मेरी फैमिली ने डीमन के साथ एक पैक्ट बना के रखा था, इसीलिए मेरा कभी कोई बचपन से दोस्त नहीं रहा था क्योंकि वो लोग मुझे देख के डर के भाग जाते थे। तो हमें नेक्स्ट में दिखाते हैं कि आस्था, ग्रे, गाची और हमारा गॉर्डन जो कि होता है जोकर बॉय, ये लोग मिलके जा रहे होते हैं जोकर बॉय के घर के पास। तभी जोकर बॉय बोलता है कि मुझे पता नहीं कि मेरे घर वाले हमारी हेल्प करेंगे कि नहीं, क्योंकि मैं बचपन से ही वहां से भाग के आ गया था क्योंकि मुझे कर्ज मैजिक के साथ दूसरे लोग को हार्म नहीं करना था, लेकिन मेरी फैमिली उसी में स्पेशलाइज करती है। मैंने एक बार आस्था की जब हाथ टूट चुके थे तो मैंने उस कर्ज को डिस्पेल करने के लिए मेरे फादर को एक लेटर लिखा था, लेकिन उन्होंने उस लेटर का भी मुझे जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगता नहीं कि हमें इतना कुछ हेल्प मिलेगा। उसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं गॉर्डन के घर पे और इसका घर तो एकदम भूतिया घर जैसा होता है। अंदर घुसने के पहले ही सब लोग टेंशन में होते हैं, लेकिन जैसे ही इनका गेट खुलता है तो हमें सामने दिखते हैं कि सामने चार जोकर बॉय होते हैं। जोकर बॉय के पापा होते हैं, उसकी मम्मी होती है, उसकी दादी होती है और उसकी बहन होती है। यहाँ पे इसकी बहन तो एग्जैक्टली जोकर बॉय जैसी ही दिखती है। ये लोग इनको देख ही रहे होते हैं कि उतने में पीछे से इनका डॉग आता है और वो आस्था को काट लेता है, वो भी जोकर बॉय के जैसा दिखता रहता है। फिर उसका जोकर बॉय बोलता है कि ये लोग मेरे दोस्त है और हम लोग को आपसे कुछ बात करना है। तो उसके फादर सबको अंदर लेके जाते हैं और सब लोग मजे से खाना खाते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के विच क्राफ्ट वाले खाने वाली चीजें होती है और सब लोग एकदम टेंशन में खाना खा रहे होते हैं, लेकिन जोकर बॉय की फैमिली मजे से खाना खा रही होती है। उसकी दादी जो होती है वो ब्रेड खाती है और बोलती है ब्रेड कहाँ पे गया, तो उसकी बहन बोलती है दादी आपके हाथ में ब्रेड है। आस्था तो एकदम दिल खोल के खाना खा रहा होता है। उसके बाद जोकर बॉय की बहन ग्रे को एक अजीब सा मॉन्स्टर का आई बॉल दे देती है जो देख के ग्रे एकदम डर जाती है और उसका मुंह एकदम अजीब सा हो जाता है। फिर उसके बाद जोकर बॉय की दादी हमारे गाची को जोकर बॉय का पापा समझते और बोलती है बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो फैमिली के लिए। उसके बाद ऐसी एक एक करके जोकर बॉय के सारे फैमिली मेंबर्स वहां से निकल लेते हैं खाना खाने के बाद सोने के लिए। फिर जोकर बॉय अपने फादर से बात करना स्टार्ट करता है। फिर उसके जोकर बॉय अपने फादर को बोलता है पापा क्या आप मुझे कर्ज स्पेल और कर्ज मैजिक के बारे में बता सकते, क्योंकि मुझे
मुझे ये जानना है मेरे दोस्त के लिए। तो उसके फादर बोलते ठीक है चल, वो बोलते हैं ठीक है चलो मेरे साथ। फिर उसके फादर उनको अपने लैब के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं ये है मेरा हेक्स लैबोरेटरी, इसके अंदर हर एक टाइप का सीक्रेट आर्ट्स है जो डील करता है पॉइजन, प्लेग, डेथ, कर्स, हर एक चीज के साथ, और मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा। जैसे ही वो डोर खोलते तो अंदर बहुत सारा टॉर्चर करने वाली चीजें होती है। ये सब देख के ग्रे की तो हालत खराब हो जाती है और बाकी सब लोग भी एकदम टेंशन में आ जाते हैं। उसके बाद उसके फादर बोलते हैं कि देखो ये सब एकदम ब्यूटीफुल है कि नहीं। बाद में उसके पापा बोलते हैं कि ग्रे तुम एकदम पीछे रह जाओ, और गॉर्डन मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम वापस से आओ तो मैं तुम्हें मेरे इस स्टडीज में इन्वॉल्व करूं। तो गॉर्डन बोलता है कि नहीं मैं यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रुक रहा हूँ, मुझे सिर्फ मेरे दोस्त की हेल्प चाहिए। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि देखो बेटा प्रॉब्लम ये है कि इंसानों की जिंदगी बहुत ही फ्रेजाइल होती है, वो कभी भी खत्म हो सकती है, इसीलिए हम हमारे मैजिक से उन्हें डेथ देते हैं, पेन देते हैं, हर एक चीज देते हैं। ऐसा बोल के वो अपना ग्रिमरोर आगे करते हैं और उनके पास होता है 5 क्लोवर लीफ वाला ग्रिमरोर, जो ये डिसाइड करता है कि इनके पास पहले से ही डीमन का ब्लेसिंग है या तो डीमन के साथ इन्होंने सौदा कर लिया है, और तभी वो उनके नाखून बड़ा करते हैं और आस्था के ऊपर अटैक करते हैं। तो आस्था इसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद उसके नाखून आस्था के गले पे लग जाते हैं और आस्था दर्द में चिल्लाता है, लेकिन वो बोलते हैं अरे मुझे दर्द नहीं हो रहा। और तभी ग्रे के पापा आस्था का बॉडी टेम्परेचर लेते हैं और बोलते हैं अच्छा तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर 36.5 है जो कि एकदम नॉर्मल है, तो आस्था तुम्हारे बॉडी में कोई फिजिकल चेंजेस तो है नहीं। वेल तुम्हें पता है मैंने ये जो हमारा कर्स वाला मैजिक है मैंने उसको थोड़ा चेंज किया और मैं अभी इसको हील करने के लिए यूज करता हूँ लोगों के लिए, मुझे भी किसी को मारना या दर्द देना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये सुनने के बाद हमारे जोकर बॉय के जान में जान आता है। वो बोलता है कि अरे वाह पापा आप इतना अच्छा काम करो, आप एक मेडिकल मेज बन चुके हो, ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। उसके बाद गॉर्डन के पापा बोलते हैं कि अभी मैं तुम्हें एक फॉरबिडन मैजिक दिखाऊंगा और कैसे वो काम करता है वो सब बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी स्लीपिंग ब्यूटी अपने मैजिक से हर एक जगह के टूटे हुए घर वालों चीजों को अपने ड्रीम वाले वर्ल्ड में गायब करती रहती है। और तभी यहाँ पे नोवेल आती है और वो बोलती है कि मुझे आपसे बात करना है और जानना है कि मेरी मॉम के साथ क्या हुआ था, प्लीज आप मुझे बताइए। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि उसके सामने उसका चोटी वाला भाई आया रहता है और उसने नोवेल को बोला होता है कि नोवेल असल में हमारी मॉम की डेथ तुम्हारे पैदा होने से नहीं हुई थी, उसका रीजन कुछ और ही था जिसके बारे में यहाँ पे बात नहीं कर सकता हूँ, और अगर तुम्हें ये रीजन जानना है तो तुम जाओ और बात करो हमारी स्लीपिंग ब्यूटी से, वही तुम्हारा हेल्प कर सकी। तो हमारी स्लीपिंग ब्यूटी बोलती है कि ऑफ कोर्स अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारी मॉम का डेथ कैसे हुआ तो मैं तुम्हें वो बताती हूँ क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो। तो उसके बाद स्लीपिंग ब्यूटी उसे लेके जाती है अपने वर्ल्ड में और बोलती है कि देखो हम उस टॉपिक के बारे में रियल वर्ल्ड में बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हमने बात किया तो वो कर्स हमें भी लग जाएगा, तुम्हारी मॉम के ऊपर असल में एक कर्स लग गया था। फिर वो बोलती है कि रुको बात करने के पहले थोड़ा चाय तो पी लो। फिर वो थोड़ा चाय पिलाती है नोवेल को और तभी नोवेल के सामने आस्था आ जाता है। तो आस्था नोवेल को पकड़ता है और बोलता है नोवेल तुम आज बहुत क्यूट दिख रही हो और मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें बार बार सिर्फ देखता ही रहूं, काश मैं तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रखूं। तो ये देखने के बाद नोवेल आस्था को दूर फेंक देती है और आस्था वहां से गायब हो जाता है। तो फिर हमारी स्लीपिंग ब्यूटी बोलती है कि अच्छा तो तुम्हारे मन में आस्था के लिए ये सब फीलिंग है, मैंने इसे तुम्हारी मेमोरी से यहाँ पे लेके आई थी। और तभी वहाँ पे हमारे छोटी वाले बाबा आते हैं, वो भी नोवेल को पकड़ते और बोलते हैं नोवेल तुम कितनी क्यूट हो, तुम मेरी कितनी प्यारी बहन हो, मैं नहीं चाहता कि तुम कभी बैटल फील्ड पे और कभी तुम अपनी लाइफ को जोखिम में डालो। तो बोल फिर उसका हमारी स्लीपिंग ब्यूटी बोलती है ये सब मैंने मेरे मेमोरी से किया है। वेल अभी तुम्हारे मॉम के बारे में बात करते हैं। तुम्हारी जो मॉम थी ना उसके ऊपर मैजिकुला नाम के एक डीमन ने कर्स डाल दिया था जिस वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी, और अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो तुम्हें और कर्स वाले एरिया में जाके जानना पड़ेगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गॉर्डन के डैड ने एक मैजिक ऑब क्रिएट किया होता है जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि यहाँ पे पूरा क्लोवर किंगडम का मैप होता है, और ये मैप में वो दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे कर्सेस होते हैं, जहाँ पे भी कैंडल जल रही होती है वहाँ पे कर्स होता है। तो सबसे पहले ये लोग देखते हैं कि एक कर्स तो होता है इनके खुद के ब्लैक बुल्स वाले हाइड आउट में। तो बोलते हैं कि कर्स कैसे होगा, सब लोग सोचते हैं कि इस बंदे को हो सकता है, उस बंदे को हो सकता है। फिर एंड में लोग बोलते हैं कि शायद से कर्स है हमारे बाल वाले बाबा के ऊपर क्योंकि वो हमेशा सबकी मैजिक खाते रहते हैं। फिर उसके बाद गॉर्डन के पापा ये एरिया को और एक्सपांड करते तो तब हमें दिखाता है कि असल में सबसे बड़ा कर्स जो होता है वो होता है हार्ट किंगडम में। तो ये लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हें कर्स के बारे में और जानना है तो तुम्हें यहाँ पे हार्ट किंगडम में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाकर तुम्हें बात करना पड़ेगा वहाँ की क्वीन से, ताकि तुम्हें मालूम पड़े कि असल में क्या है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था अपने बेस में होता है और वो यामी को हर एक चीज बताता है, बोलता है कि हमें हार्ट किंगडम में जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा कर्स है, तो वहाँ जाके हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो कर्स वहाँ पे क्यों आया और क्या क्या उसके पीछे रीजन है। लेकिन गॉर्डन यहाँ पे नहीं है क्योंकि उसका रीजन ये है कि वो अपने फादर के साथ रुका हुआ है ताकि वो वहाँ पे जान सके और कर्सेस के बारे में और हमारी इन फ्यूचर में हेल्प कर सके। तो यामी बोलता है ठीक है मैं जाके पता लगाऊंगा तुम लोग हार्ट किंगडम में कैसे घुस सकते हो। फिर यामी अगले दिन आता है, बोलता है कि तुम लोग हार्ट किंगडम में नहीं घुस सकते हो। उसका रीजन ये है कि हार्ट किंगडम का जो बॉर्डर है ना उसके ऊपर बहुत सारे मैजिकल ट्रैप्स लगे हुए हैं, तो अगर हमने उन ट्रैप को एक्टिवेट किया तो हार्ट किंगडम के लोग हमारे किंगडम के ऊपर डायरेक्टली अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आस्था बोलता है कि अगर मैं मेरा एंटी मैजिक यूज करूँ तो क्या प्रॉब्लम है, तो बोलता है नहीं अगर तुम एंटी मैजिक यूज करो तो उसमें भी प्रॉब्लम है। उनको समझ जाए कि उनके ट्रैप्स गायब हो रहे हैं और वो लोग फिर से अटैक स्टार्ट करेंगे। तो तभी नोवेल बोलती है कि मेरी बहन मिमोसा है ना वो एक बार हार्ट किंगडम में गई थी, तो उससे हम लोग पूछते कि कैसे हुआ। तो फिर यामी बोलता है ठीक है फिनरल तुम इनको लेके जाओ मिमोसा के पास गोल्डन डॉन में। तो फिनरल हम सबको लेके जाता है गोल्डन डॉन में। वहाँ पे हमें दिखाता है कि फिनरल बात करता है लंगूर से। लंगूर वहाँ पे बैठा होता है और बोलता है कि मेरे भाई तू यहाँ पे आ गया, मैंने इतना कुछ किया लेकिन मैं फिर भी तुझे हरा नहीं पाया, मैंने तेरे ऊपर जानलेवा
हमला किया। उसके बाद जब मेरे पापा गए थे किंग के सामने माफी मांगने के लिए, तो मैंने किंग के ऊपर भी हमला किया। मैं बहुत ही बेकार इंसान हूँ यार। तो तभी ही हमारा फिनरल बोलता है कि तुम कैसे भी हो लेकिन तुम मेरे भाई हो, इसीलिए मैं तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ कि हमारे फैमिली का हेड मैं ही बनूंगा और फिनेस से शादी मैं ही करूंगा। तो ये सुनने के बाद हमारा लंगूर लेके जाता है फिनरल को बाहर और बोलता है 2 मिनट भाई, मुझे तुमसे बात करनी है। तो बाहर जाके वो बोलता है कि तुम फिनेस से शादी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका रीजन ये है कि तुम एक नंबर के ठरकी हो, तुम लड़कियों के बारे में ही सोचते हो और हमेशा तुम गलत गलत चीजें करते हो। क्योंकि हमारे फिनरल ने लंगूर से बात करते हुए ही 2 लड़कियों के ऊपर फ्लर्ट करना स्टार्ट किया था। तो वो बोलता है कि तुम्हारे ऊपर भी एक कर्ज लगा हुआ है, तुम्हें ये कर्ज निकालना पड़ेगा, समझे। तो फिनरल बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं कि नोवेल और आस्था बात कर रहे होते हैं मिमोसा से। तो मिमोसा बोलती है कि मैं हार्ट किंगडम में गई थी पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे मैं मेरे भाई के साथ गई थी, और वहां मैंने ये जाना कि ये किंगडम में हर एक जगह पे माना बहुत ज्यादा है और वहां के किंगडम को रूल करती है उनकी क्वीन, जिसके ऊपर वाटर स्पिरिट का ब्लेसिंग है, और उसी वजह से वो किंगडम के अंदर क्या हो रहा है हर एक चीज वो जानती है। और इस सीन में मिमोसा का मुंह बहुत मस्त लगता है, एकदम गुस्से में रहती है वो उसके भाई के ऊपर। फिर वो बोलती है कि मैं एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ और हार्ट किंगडम में एंट्री लेने के लिए बात करती हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मिमोसा, नोवेल और हमारा आस्था, ये तीनों लोग सामने खड़े होते हैं एक बोट के, और इन लोग को एंट्री मिल गई होती है हार्ट किंगडम के अंदर। और यामी ने इनके लिए बोट लाया होता है। यामी बोलता है कि तुम 4 लोग जा सकते हो, उसमें से एक होती है मिमोसा, एक होता है आस्था, एक होती है नोवेल और एक होता है फिनरल। ये बोलता है कि फिनरल को मैं इसलिए भेज रहा हूँ ताकि फिनरल वहां पे तुम लोग को टेलीपोर्ट करके यहाँ पे लेके आए अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। और ऐसे ही सब लोग एक दूसरे को बाय बाय बोलते हैं और निकल लेते हैं उनके जर्नी पे। फिर अगले समय हमें दिखाते हैं कि लोग मस्त बोट पे बैठे रहते हैं, पानी में चल रहे होते हैं कि तभी फिनरल एकदम टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है कि मैं इस बोट के ऊपर हूँ 3 ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ में, एक है नोवेल, एक है मिमोसा और एक है नेरो। बाप रे, मेरी जिंदगी तो एकदम जन्नत में आ गए हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। उसके बाद आस्था को भूख लगी होती है तो मिमोसा उसे खाना खिलाती है। ये देख के नोवेल को बहुत जलन होती है, तो आस्था बोलता है मुझे प्यास लगी, तो नोवेल आस्था को पानी पिलाती है अपने अंदाज में। ये देख के मिमोसा को जलन होती है। तो यहाँ पे फिनरल को तो कोई भाव ही नहीं दे रहा है। उसके ठीक बाद वो लोग एक फॉग गेट के पास पहुंचते, जहाँ पे अंदर एंट्री लेने के पहले मिमोसा उनसे कहती है कि अंदर हमें एंट्री तभी मिलेगी जब हमें क्वीन का परमिशन मिलेगा, और ये लोग तभी अंदर घुस जाते। तो इसका ये मतलब है कि क्वीन ने इन लोग को परमिशन दे दी है। ये लोग अंदर जाते रहते और ये लोग देखते हैं कि हार्ट किंगडम बहुत ही अमेजिंग होता है। लेकिन तभी हमें एक सीन में दिखाते हैं कि क्वीन बोलती है अच्छा तो ये बंदा आखिर आ ही गया ना, क्लोवर किंगडम का डेविल, अब मैं इसे अपने काम के लिए यूज करूंगी। ऐसा बोल के क्वीन एकदम खुश होती है और उसके पीछे हमें स्पिरिट का एक झलक दिखाते हैं ये लोग। फिर ये लोग हार्ट किंगडम के अंदर घुस, और ये हार्ट किंगडम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, आप लोग को ये सब सीन्स देखना चाहिए। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम होता है गाजा, और ये एक स्पिरिट गार्डियन होता है। ये बोलता है कि आप लोग को मैं हार्ट किंगडम में वेलकम करता हूँ और मैं आप लोग को यहाँ पे क्वीन के पास लेके जाऊंगा। ऐसा बोल के वो इन लोग का गाइड बन जाता है। और ये बंदा असल में मिमोसा को पहले से ही जानता था। मिमोसा सबका इंट्रोडक्शन कराती है इसे, और ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तभी ये लोग पहुंचते हैं एक वाटरफॉल के पास, लेकिन उसके पहले हमारा गाजा इन लोग को एक जूस देता है। बोलता है कि ये जूस में जब तुम लोग तुम्हारा मैजिक डालोगे तो तुम्हें एकदम मस्त टेस्ट आएगा। तो ये जूस को सब लोग मजे से पी रहे होते हैं, लेकिन आस्था रो रहा होता है, बोलता है कि प्लीज नोवेल तुम तुम्हारा मैजिक मेरे जूस में डाल दो, मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है। उसके बाद जो वाटरफॉल होता है वो अचानक से क्वीन के मैजिक से कन्वर्ट हो जाता है एक स्टेयरकेस में, और इनकी बोटी स्टेयरकेस के ऊपर चल रही होती है। ये लोग जैसे ही अंदर जाते हो देखते हैं कि हार्ट किंगडम के लोग वहां पे होते हैं और सब लोग एकदम मस्त दिखते हैं। ये एरिया एकदम ब्यूटीफुल होता है, मैं ये बोल के थक गया, एकदम अमेजिंग होता है ये वाला एरिया। यहाँ पे हर जगह क्वीन के स्टैचू होते हैं और ये बहुत बड़ा किंगडम होता है। ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं, तभी गाजा बोलता है कि फ्यूचर तुम लोग के लिए अलग ही कुछ लेके आने वाला है। और तभी गाजा अपना मैजिक या तो कुछ यूज करता है और आस्था के आसपास एक वाटर का ऑर्ब बन जाता है, और ये ऑर्ब इतना खतरनाक होता है कि वो वहां से आस्था को उड़ा के कहीं और लेके जाता है। तो मिमोसा, नोवेल और फिनरल के लोग अटैक करते हैं गाजा के ऊपर, वहां से भाग के निकलते हैं आस्था को पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे फिनरल के टेलीपोर्टेशन मैजिक की वजह से लोग दूर दूर तो पहुंच जाते, लेकिन गाजा इनके पीछे आता है और फिनरल को पकड़ लेता है। तभी ही नोवेल यूज करती है उसका ड्रैगन वाला मैजिक और फिनरल को बचाती है। तो उसके बाद गाजा बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास अच्छा खासा मैजिकल पावर है ना, तो मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या है। तो ये देखने के बाद फिनरल अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करता है, और तभी ही नोवेल अपना वैल्करी आर्मर लगा लेती है। तो वैल्करी आर्मर लगाने के बाद हमारा ये गाजा बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास लेवल 1 का मैजिक है, ओके तो मैं तुम्हें अपना मैजिक दिखाऊंगा। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था यहाँ पे एक बड़े से खाई में गिर जाता है और उसके सामने वाटर के स्पिरिट्स होते हैं बहुत सारे, जो कि सोल्जर्स टाइप होते हैं। तो आस्था अपना स्वॉर्ड बाहर निकलता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए, और मीनवाइल यहाँ पे गाजा अपना लाइटनिंग मैजिक कवर अप करता है और नोवेल के ऊपर हमला करता है। नोवेल उसके स्ट्राइक्स को डॉज करती रहती है और भागती रहती है यहाँ से वहाँ, और हमारे टीम मेंबर्स फिनरल के मैजिक को यूज करके मिमोसा का अटैक करते रहते हैं उसके ऊपर। तो गाजा इन सबको डॉज करता रहता है। उसके बाद गाजा बोलता है कि अब मैं तुम्हें डिफरेंस दिखाऊंगा तुम्हारे और मेरे पावर में, मेरे पास है लेवल 0 का पावर। तभी आस्था इस जगह पे हर एक वाटर वाले ये पानी के सोल्जर को मारता है, और तभी एंट्री होती है यहाँ के वाटर स्पिरिट की, जो कि एक मर्मेड होती है। ये यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आस्था को बोलती है ओए डेविल वाले बच्चे, तू यहाँ पे आखिर आ ही गया, तुझसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। वेल मेरा नाम है अंडाइन और मैं यहाँ की एक ग्रेट वाटर स्पिरिट हूँ जिसने यहाँ की क्वीन से कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है। अरे तेरे अंदर तो बिल्कुल भी मैजिक ही नहीं, तू तो लेवल 9 पे है, और यहाँ पे सबसे पावरफुल लेवल होता है लेवल 0। वेल तू अब मेरे पानी में डूब जा बेटे, ऐसा बोल के वो आस्था को पानी में डुबा देती है। तभी आस्था पानी में डूबता रहता है अंदर, और ये स्पिरिट आस्था के साथ खेलती रहती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारा गाजा लेवल 0 का मैजिक यूज करता है हमारे हीरोज के ऊपर, और हमारे हीरोज वहां से फिनरल के मैजिक से गायब हो जाते हैं। तो गाजा बोलता है वाह अच्छा है, और तभी ही नोवेल अपना वाटर वाला मैजिक यूज करती है और मिमोसा अपना गार्ड पोस्ट मैजिक यूज करती है, और ये लोग फिनरल के मैजिक के थ्रू गाजा के ऊपर हमला कर देते हैं। मीनवाइल नेरो उड़ के जाती है उसी खाई के पास, और वहां जाके वो आस्था को उसके अटैक से बचा लेती है, जिसके वजह से उसका हाथ पूरा बंधा हुआ होता है। और तभी ही आस्था अपना डेविल फॉर्म में आता है एकदम पावरफुल वाले,
और वो अपने की से प्रेजेंस डिटेक्ट करता है क्वीन का और फटाक से चाहता है क्वीन के ऊपर हमला करने के लिए और आस्था क्वीन के पानी के वाले एरिया में घुस जाता है। वेल इसके बाद अभी क्या होगा, क्या आस्था क्वीन के ऊपर हमला करेगा, वो जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और बात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।